नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। और शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, लेकिन मार्केट में एक्शन भरपूर रहेगा। कल जो बाजार में गिरावट आई थी, 3% की भारी गिरावट निफ्टी में आई थी। निफ्टी ने 11 महीने का लो टच किया था, लेकिन आज जो संकेत हैं वो इतने बुरे नहीं हैं। आज संकेत पॉजिटिव खुलने के हैं, तेजी के साथ खुलने के हैं, और थोड़ी बेहतरी यूएस ईरान के फ्रंट पर भी हुई है। क्रूड से भी थोड़े बेहतर संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में बाजार में आपको क्या करना है, अगले 2.5 घंटे हम आपको लगातार गाइड करेंगे। कहां पे आपके ट्रेड बन सकते हैं, कहां प्रॉफिट बन सकता है, किन शेयरों में आपको तेजी का फायदा उठाकर मुनाफा वसूली करनी है और कहां एवरेजिंग करनी है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यूएस ईरान में क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सब कुछ बताएंगे अगले 2.5 घंटे। तो आपको कहीं जाना नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा आपके साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाजार के आज उन 4 अहम ट्रिगर्स की जो बाजार के डायरेक्शन को तय करेंगे। बाजार कैसा खुलेगा, कैसी ट्रेड होगी, ये उन 4 ट्रिगर से डिसाइड होगा। जो पहला ट्रिगर है, जो सबसे अहम ट्रिगर है, वो आपके लिए आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और जो क्रूड है, जिसने सबसे ज्यादा पेन दिया है पूरे मार्केट को, वही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। जो बयान नेतन्याहू की तरफ से आया, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो आया है, उसने कहीं ना कहीं क्रूड को अब थोड़ा सा शांत किया है। $105 के आसपास जो है वो क्रूड पहुंच गया है। नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम अग्री करते हैं इस बात से कि अब हम ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे। पहले यूएस ने ये अपनी तरफ से कहा था कि हम ईरान को ये मना कर रहे हैं कि वो किसी भी एनर्जी इंफ्रा पर हमला ना करें, और उसके बाद इजराइल ने इस चीज को अग्री किया है कि वो ईरान की किसी भी एनर्जी इंफ्रा पर हमला नहीं करेंगे। उसकी वजह से आप देखिए क्रूड में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। $111 तक पहुंच चुका था, अब घटकर $105 के आसपास आ चुका है। और इसी का असर दिख रहा है आपको अमेरिकी फ्यूचर्स में। जो यूएस और ईरान के बीच जो वॉर की टेंशन चल रही है, वो निश्चित तौर पर वो बढ़ी तो है ही, लेकिन क्रूड का जो टेंशन था, क्रूड की जो टेंशन थी कि क्रूड लगातार महंगा होता जा रहा था और उसकी वजह से तमाम इकोनॉमीज को अपने जो है वो बैलेंसेस में दिक्कत होती, इकोनॉमीज में महंगाई बढ़ती, उसका थोड़ा सा असर कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एनर्जी को लेकर जो एस्केलेशन थी वो अब कम हो रही हैं। एनर्जी इंफ्रा पर अटैक नहीं होंगे और उसका असर आपको अमेरिकी फ्यूचर्स पे दिख रहा है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आप देखिए 100 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 23,200 के लेवल्स दिखा रहा है। कल इंट्राडे में 23,000 के लेवल्स भी टूटे थे। आज कहीं ना कहीं संकेत थोड़े से बेहतर है, 23,200 के ऊपर हम खुल सकते हैं। एफआईआईज की बिकवाली हालांकि लगातार जारी है। 7,500 करोड़ के आसपास के शेयर उन्होंने बेचे हैं। लगातार 15वें दिन एफआईआईज ने बिकवाली की है, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात निश्चित तौर पे है। लेकिन राहत की खबर आईटी सेक्टर के लिए है। एक्सेंचर ने ग्रोथ गाइडेंस पूरे साल के लिए बढ़ाया है और वो ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने 3% से बढ़ाकर 5% किया है। और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कल एक्सेंचर के शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी भी थी। इनका यह कहना है कि एआई पर फोकस बढ़ाने से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल बाजारों के लिए ये 4 वो अहम ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है, जो सबसे अहम ट्रिगर्स हैं जो बाजार के डायरेक्शन को आज तय करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल बाजारों पर भी आपको नजर रखना होगा। ग्लोबल बाजारों में एक्शन काफी ज्यादा है, काफ़ी एक्शन है। और विकास देखिए, कल जब हम ये पूरी चिंता देख रहे थे क्रूड के रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं $115-116 प्रति बैरल के हमने भाव देखे थे ब्रेंट ऑयल पे, और आज वही सबसे बड़ा ट्रिगर साबित हुआ है क्योंकि उसमें नरमी आई है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से उबाल था क्रूड में, उससे कहीं ना कहीं वॉर सिचुएशन वर्सनिंग, यानी और जो है बुरी स्थिति कि जो है वो आशंका दिखा रही थी, ऐसे इंडिकेशंस थे। बट अब जिस तरीके से कूल ऑफ हुआ है, कहीं ना कहीं ये इंडिकेशंस ज़रूर हैं कि शायद स्थिति में थोड़ा सुधार आए। और ओवरनाइट जो कमेंट्री रही है वो भी उसी चीज़ का इंडिकेशन दे रही है। हमने सुना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। उनका कहना था कि एनर्जी एसेट्स पे जो है आप ईरान के हमला ना करें, ऐसा मैंने इजराइल को बोला है। और इजराइल की तरफ से भी जो कॉमेंट्स आए हैं कहीं ना कहीं सहमति जता रहे हैं, और साथ ही जो है उनका ये भी कहना है कि वॉर जल्द ही खत्म होगी। कब खत्म होगी ये टाइमलाइन नहीं बताया है, बट उसके इंडिकेशन जरूर दिए हैं। और इन्हीं बिग कमेंट्री के चलते जो है आपने जो क्यूज देखे हैं, जो मूवमेंट देखे हैं मार्केट में, क्लियरली इन्हीं कमेंट्री की वजह से आए हैं। आप देख सकते हैं निचले स्तरों से डाउ रिकवर हुआ है, पर फिर भी 200 अंकों की वहां पर गिरावट थी। बट अभी आप डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां पर एक अच्छी तेजी आपको आती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर आप कल देखें तो एक्सेंचर, जैसा कि आप बता रहे थे, वहां पर 4%
4% से ज़्यादा की तेज़ी रही। जितनी भी इंडियन आईटी कंपनीज हैं उसके लिहाज से फोकस में रहेगी, क्योंकि अपना उन्होंने फुल ईयर ग्रोथ गाइडेंस बढ़ा दिया है और वो पॉजिटिव माना जा रहा है। इसी के साथ साथ वहाँ पर ब्रॉडर मार्केट यानी रसल 2000 में जो है ज़्यादा तेज़ी आई है बजाय इंडेक्स के। तो देखते हैं कि क्या ये चीज़ जो है भारतीय बाज़ारों में भी मिरर होती है या नहीं। अब इसके अलावा बात करें, देखिए आज जो जापान के बाजार हैं वो बंद है, बट कोस्पी में जो है एक अच्छी तेज़ी है। अब गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर जी हाँ 150 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है। फिलहाल रेट्स को सेटल होने देंगे, पर सबसे बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट है वो क्रूड ही है। वो अब गिरकर जो है 107 109 डॉलर के आसपास आ चुका है कच्चे तेल के दाम। और गोल्ड और सिल्वर की आखिरी में बात कर लेते हैं, तो कल वहाँ पर हमने एक भारी गिरावट देखी थी, बट आज निचले स्तरों से वो थोड़े रिकवर ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं। गोल्ड में लगभग 1% की तेज़ी है और सिल्वर में लगभग 2.5% की बढ़त हम आज के ट्रेड में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो संकेत हैं वो पॉजिटिव ही आ रहे हैं ग्लोबल हैंडओवर के चलते। तो चलिए, ये तो हो गई ग्लोबल बाजारों की बात, पर आइए अब मार्केट में आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति वो समझेंगे, जानेंगे कि कौन सी ऐसी वो बड़ी खबरें हैं जिनके लिहाज से कुछ चुनिंदा काउंटर्स पर आपको फोकस करना है। और रोज की तरह ये अब स्वागत करते हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगाट का। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अमेरिकी बाजारों की रिकवरी के बारे में बात करते हैं। हमने विस्तार से बताया अपने दर्शकों को कि क्या कुछ फैक्टर्स रहे, बट आप कैसे देख रहे हैं इस रिकवरी को, क्योंकि यूएस मार्केट्स रिकवर हुए थे, एशिया बाजार जो है आज उनमें मिला जुला या पॉजिटिव कारोबार देखने को मिल रहा है। ऐसे में इंडियन मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? अगर आप देखिए कल का बाज़ार, भारतीय मार्केट तो काफ़ी गिरा कल, बट अमेरिकी बाज़ार में भी शुरुआत में काफ़ी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद थोड़ा सा रिबाउंड आया। और रिबाउंड आने का कारण जो था, एक तरह से जो क्रूड में जो क्रूड वापस जो उछला था, उसके बाद जो नीचे उसमें करेक्शन आई, उसकी वजह से वो ज़्यादा था। और वो एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो आई वो है कि यूएस और इजराइल ने जो कहा कि वो अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं अटैक करेंगे, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली क्रूड मार्केट में। और उसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक मार्केट में भी देखा। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक, ये तीनों के तीनों नीचे बंद हुए, बट अपने निचले स्तर से उछले ज़रूर थे आखिरी में, और उसकी वजह से हमने ये इम्पैक्ट देखा। अभी जो कंसर्न जो है बाकी सारे ग्लोबल इकोनॉमी में, वो इन्फ्लेशन को लेके है। कल जो बैंक ऑफ इंग्लैंड और ECB के जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये कहा गया कि इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है, और हो सके तो शायद अगर इन्फ्लेशन आगे बढ़े तो वो इसमें एक्ट करेंगे। और ये सेंट्रल बैंक जब बोलती हैं कि ये एक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन को काटने के लिए वो रेट्स इंक्रीज़ करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो माहौल अभी भी थोड़ा सा नरम है। हाँ, थोड़ा सा क्रूड थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। इन्फ्लेशन की वजह से जो गोल्ड में जो तेज़ी थी वो कम हो गई है। गोल्ड अभी बिल्कुल नीचे गिर गया है और 46-4700 के आसपास आ गया है। तो अभी देखिए कि लगभग 400-500 $450 गोल्ड गिर गया है 2-3 दिन में, इन्फ्लेशन की कंसर्न की वजह से सिर्फ। तो वो भी एक फैक्टर है। और डॉलर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसी में है, जहाँ पर सारे करेंसी इंक्लूडिंग रुपीज़, अपना जो रुपया है वो भी थोड़ा सा वीक है। तो ओवरऑल इसका माहौल है जो है वो थोड़ा सा नरम है। एशियाई मार्केट अभी भी वीक हैं। जापान आज बंद है पब्लिक हॉलीडे की वजह से, बट हैंगसेंग वीक है, ऑस्ट्रेलिया वीक है, कॉस्ट भी थोड़ा सा ऊपर था आज के शुरुआती ट्रेड्स में। बट भारतीय मार्केट में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी। एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिलेगा आपको, और थोड़ा सा बाउंस भी दिखेगा, क्योंकि कल काफ़ी गिरा था और मार्केट ने काफ़ी अच्छा रेजिलियंस दिखाया कि 23,000 के ऊपर जाके बंद हुआ। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा आज के मार्केट में। सही सर, गुड मॉर्निंग। जो मैं FIIs के डेटा देख रहा हूं, तो लगातार 15वें दिन बिकवाली देखने को मिली है। कल की बिकवाली करीब 7,500 करोड़ के आसपास की रही है, और उसके अगेंस्ट जो खरीदारी कल DIIs की रही है वो भी बहुत मजबूत रही नहीं है। 4,000 करोड़ से नीचे की खरीदारी रही है। इस ओवरऑल ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं, और इसका जो ओवरऑल सेटअप जो है
मार्केट का कैसा दिखेगा इसकी वजह से? देखिए पिछले कुछ अब मैं कहूँगा साल से काफ़ी बिकवाली देखने को मिल रही है एफआईएस की। और पिछले एक हफ्ते में हम देखें तो एफआईएस का जो बिकवाली का मोमेंटम है वो बढ़ा है। डीआईएस खरीदार रहे हैं, ऑन अ नेट बेसिस डीआईएस नेट खरीदार हैं, बट पिछले एक हफ्ते में दोनों ने उतना ही खरीदारी और बिकवाली की है। एफआईएस ने बिकवाली 42,000 के आसपास की है और डीआईएस ने भी अराउंड 42,000 के आसपास खरीदारी की है। बट मोमेंटम ऑफ सेलिंग जो है एफआई का वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। कल भी हमने देखा कि एफआईएस ने लगभग 7,500 करोड़ का नेट सेल किया है। उसमें लार्ज पार्ट जो है वो है एचडीएफसी का जो सेलिंग है वो है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचे हैं अपने एक्टिव जो एफआईएस हैं उन लोगों ने काफ़ी सेलिंग की है। और वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब अगर हम कल का स्टॉक डिलीवरी देखें तो स्टॉक डिलीवरी में लगभग 8,400 करोड़ का डिलीवरी हुआ एचडीएफसी बैंक में। टोटल ट्रेडिंग जो है लगभग 13-14 हज़ार करोड़ की हुई और 58% आसपास डिलीवरी थी। बट 8,500 करोड़ के आसपास की डिलीवरी होने के बाद उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है एफआई के नंबर पे, जहाँ पर एफआई का टोटल पोजीशन है बाय ग्रॉस बाइस 10,000 के करीब थे और नेट सेल्स जो है 17,000 के करीब कुछ थे। बट ओवरऑल जो सेलिंग थी वो पूरी एचडीएफसी की लिए थी और इसलिए हमने देखा कि एचडीएफसी का स्टॉक भी जो है 5% से नीचे कल गिरा। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कल का जो सेलिंग आई है वो एचडीएफसी लेड आई है और थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ा है सेलिंग का पिछले कुछ दिनों में और वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मार्केट की ट्रेडिंग में। ऑलराइट, बट सजीत सर, एफएनओ के संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि कल हमने एक भारी गिरावट आती हुई देखी थी दोनों ही इंडेक्स पे। देखिए कल हमने देखा कि काफ़ी सारा लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुए हैं मार्केट में। निफ्टी का हम देखें तो निफ्टी 23,000 नीचे गिरा, फिर आखिरी आधे घंटे में वो वापस आया 23,000 के ऊपर, तो 23,002 पे जाके बंद हुआ। हमने कल काफ़ी पुट राइटर्स को एक्टिव देखा। पुट कॉल रेशियो जो भी है वो भी 1.04 के आसपास है। और अगले हफ्ते का अगर हम ऑप्शंस की ट्रेडिंग देख रहे हैं तो पोजीशनिंग जो है आज के डेट में पुट्स का बहुत अच्छा है 23,000 के लेवल पे। तो इसका मतलब ये है कि 23,000 पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अगर नेगेटिव नहीं रहा दिन भर तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, बट वो रेंज जो है बहुत कम है। क्योंकि अगर हम देखें तो 23,000 के ऊपर कॉल राइटिंग भी हुई और 23,200 में एक काफ़ी पोजीशन बिल्ड है, तो 200 पॉइंट का रेंज दिख रहा है आज के डेट में निफ्टी के लिए। बट ओवरऑल हम देखें तो मार्केट रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। अगर नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं आते तो वो भी एक रहेगा। और आज फ्राइडे है तो काफ़ी इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस रोल ओवर नहीं करेंगे मंडे के लिए। ये मंडे तक रखेंगे, ओपन नहीं रखेंगे। कुछ लोग अपने पोजीशंस का कट डाउन कर देंगे क्योंकि वीकेंड में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और स्पेशली मिडिल ईस्ट वॉर के चलते, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्रूड और ऑयल और गैस का इम्पैक्ट बहुत रहने वाला है। कतार ने अपना प्रेस रिलीज निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके 10 से 15% का एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट हो जाएगा अगले 1 से 5 साल के बीच में, जिसमें आपका गैस आ जाएगा, कंडेंसेट आ जाएगा, नेचुरल गैस होगा, हीलियम होगा, सल्फर होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं जो कतार एक्सपोर्ट करता है बाकी लोगों के लिए और बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो ये फीड स्टॉक है वो इम्पैक्ट होने वाला है। और वो कह रहे हैं कि 1 से 5 साल लगेंगे वो पूरी फैसिलिटीज़ को वापस लाने में। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा झटका है वो अटैक जो हुआ था कतार के सदर्न ऑयल फील्ड्स पे। और वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी देश जो उस क्रूड या गैस पे डिपेंडेंट हैं उनको उसमें उनका इम्पैक्ट आने वाला है सारे कंपनीज में। तो अब ये देख के चलिए कि निफ्टी आज जो है 23,000 अगर होल्ड कर पाता है तो अच्छा रहेगा। बट
आज के डेट में पुट राइटर्स एक्टिव हैं उसमें। अगर नेगेटिव सेंटिमेंट आता है तो थोड़ा बहुत इस निफ्टी नीचे टेस्ट कर सकता है फिर से। हाँ, आईटी स्टॉक्स आज एक्टिव रहेंगे। एक्सेंचर के नंबर के बाद कुछ टेकअवेज, अच्छे पॉजिटिव टेकअवेज आए हैं, तो उसकी वजह से आईटी थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। सर, एक संकेत ग्लोबल आईटी कंपनी एक्सेंचर से भी आ रहा है। उन्होंने अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइडेंस जो है वो बढ़ाया है, और उसका लोअर एंड नहीं बढ़ाया उन्होंने, जो है वो हायर एंड नहीं बढ़ाया, उसका लोअर एंड उन्होंने बढ़ाया। पहले 2 से 5% की ग्रोथ रेंज थी, अब वो 3 से 5% का ग्रोथ रेंज उन्होंने कर दिया है। इसका ओवरऑल आईटी सेक्टर पर आज क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, इंडियन आईटी सेक्टर पर खासकर? देखिए, एक्सेंचर जो है सबसे पहला कंपनी, आईटी कंपनी अर्निंग सीजन का जो एक तरह से एक रुझान देता है कि आईटी कंपनीज में कैसे क्या होने वाला है। अगर उनका नंबर देखें तो Q2 में रेवेन्यू जो था 4% के आसपास बढ़ा, YoY $18 बिलियन का है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें से जो है, हम उनके ऑपरेशंस में नहीं देखते, जो उनकी कमेंट्री आ रही है उस पर हमको नज़र रखनी चाहिए। और कमेंट्री में ये है कि उन्होंने अपना गाइडेंस, जो निचले स्तर का गाइडेंस है, उसको ऊपर किया है। पहले 2 to 5% था, अब 3 to 5% कर दिया है। एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है इसमें, ये है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को कैसे पढ़ रहा है। एक्सेंचर ने कहा कि आज की डेट में उसने अपने गाइडेंस में मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को फैक्टर इन नहीं किया है। तो कल को मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि वॉर की वजह से कोई इम्पैक्ट होता है या फिर आपके रेवेन्यू हिट होते हैं, तो उसके वजह से अगर कोई इम्पैक्ट आएगा तो उसको अभी तक उन्होंने अपने गाइडेंस में फैक्टर नहीं किया है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक्सेंचर के पूरे रेवेन्यू में $1 बिलियन का रेवेन्यू आता है मिडिल ईस्ट से, और ऐसे ही इंडियन आईटी का देखें तो बहुत कम परसेंटेज रेवेन्यू आता है मिडिल ईस्ट से। तो ओवरऑल जो है गाइडेंसेस में आज की डेट में मिडिल ईस्ट का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। बट 2-3 चीज़ें हैं जो उसके नंबर से अच्छे बाहर आ रहे हैं। एक तो है कि आपका जो ऑर्डर बुकिंग है थोड़ा सा स्लो रहा है एक्सेंचर का इस क्वार्टर में, दूसरी तिमाही में, तो वो एक फैक्टर है जो इंडियन आईटी कंपनीज को भी पे लागू होगा। दूसरा जो है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, और ये वो इम्प्रूवमेंट हमारे यहाँ पर भी देखेंगे, क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हुआ है तो इम्पैक्ट मार्जिन पे पॉजिटिव रहेगा। और तीसरा जो है, नॉर्थ अमेरिका और BFSI का जो ग्रोथ आया है वो ग्रोथ पॉजिटिव है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि हमारा भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो रेवेन्यू है वो नॉर्थ अमेरिका और BFSI से आता है। तो वाइल ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, बाकी चैलेंजेस अभी भी हैं इंडियन आईटी के लिए। GCC का चैलेंज है, AI का चैलेंज है, और यहाँ से कैसे इंडियन आईटी कंपनी अपने बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्म करेंगे उसका चैलेंज रहेगा। बट मोटा अगर हम देखें तो कमेंट्री अच्छी दिख रही है। AI का कोई डिसरप्शन दिख नहीं रहा है उनका, AI के ऑर्डर बुक्स भी बढ़ रहे हैं उनके लिए। बट इंडियन आईटी कंपनीज जो हैं आज के डेट में, जैसे निफ्टी आईटी है, 16 टाइम्स फॉरवर्ड 1 ईयर अर्निंग्स पे चल रहा है, तो वो ये भी डी रेट हो गया है। पहले 20 था, 20 से 16 हो गया है, तो काफ़ी डी रेटिंग हुई है इंडियन आईटी कंपनीज़ की। तो ये एक फैक्टर है कि आईटी कंपनीज़ की डी रेटिंग हो चुकी है, और क्या अब यहाँ से ऊपर चढ़ेगा वो देखने लगेगा। एक्सेंचर का शेयर जो था कल US मार्केट में 4% बढ़ा, कॉग्निजेंट 2% के आसपास बढ़ा, इन्फोसिस भी बढ़ा था, और विप्रो भी बढ़े थे कल। तो आईटी में थोड़ा सा पॉजिटिव रब ऑफ देखने को मिलेगा आज के ट्रेड में। ऑल राइट, बट सजीत सर, एक बार HDFC बैंक पर भी आपसे राय समझनी थी, क्योंकि देखिए आज के सत्र में फिर से वहाँ पर ही फोकस रहेगा, क्योंकि कल के डेवलपमेंट के बाद HDFC बैंक देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रिकवर करता है या नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट ने साफ किया है कि ऑपरेशनल और रेगुलेशन को लेकर कोई भी दिक्कतें नहीं थी। इस पर आपका टेक क्या है? देखिए, मैनेजमेंट ने कल 2 कॉल की, फिर बाद में लोगों से बात भी की, और उस बातचीत से ये पता चल रहा है कि ऑपरेशंस में कोई इम्पैक्ट नहीं है, रेगुलेटरी इम्पैक्ट कुछ नहीं है। कल RBI का जो स्टेटमेंट आया, फिर शाम को फाइनेंस मिनिस्ट्री का और फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, उससे भी ये जारी हुआ कि ऑपरेशन लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है बैंक को। HDFC जो है सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक है। 2 या 3 बैंक हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें HDFC एक है, ICICI एक है, और SBI एक है। ये 3 बड़े सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक हैं, और जिनके प्रोटेक्शन पे पूरी सरकार लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ रन नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर दिख रहा है वो एक बोर्ड रूम बैटल है, बोर्ड रूम डिफरेंसेस का बैटल है,
हाँ, कुछ प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस कुछ गलत होंगी या किसी के बराबर की नहीं होंगी जिसकी वजह से ये हुआ है, बट इसका एक इम्पैक्ट बैंक के ऑपरेशन में शायद नहीं होगा। बट पिछले 3-4 साल में देखें एचडीएफसी का परफॉर्मेंस ग्रोथ को लेके, वो ग्रोथ उतना आउटस्टैंडिंग ग्रोथ नहीं है। ये अगर हम देखें आप तो, और जो मर्जर हुआ है, मर्जर की जो सिनर्जीज़ की बात हो रही है उसमें भी कुछ वो सिनर्जीज अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एचडीएफसी के ऑपरेशंस में जो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। दूसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप देखिए कि कल एचडीएफसी ने लगभग 17,000 करोड़ का मार्केट कैप खो दिया इस इवेंट को लेके, और वो इसलिए क्योंकि ये इवेंट एक गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेड फ्लैग कहलाता है, क्योंकि आपका अगर एग्जिस्टिंग बोर्ड का चेयरमैन रिज़ाइन करता है एथिकल इश्यूज़ को स्टेट करते हुए, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो एक गवर्नेंस प्रीमियम देते हैं कंपनीज़ को, और एचडीएफसी उसमें से एक बड़ा गवर्नेंस प्रीमियम एचडीएफसी को मिलता है, वो प्रीमियम हिट हुआ है, परसेप्शन हिट हुआ है। आप देखेंगे कि कल भी नैस्डैक में एचडीएफसी का स्टॉक नीचे गिरा, 1.8% नीचे था कल की ट्रेडिंग में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट आया है वैल्यूएशन में। एक इम्पैक्ट इस शॉर्ट टर्म होगा, मीडियम टर्म होगा, हमको पता नहीं, और क्या फॉरेन इन्वेस्टर इसको इग्नोर करेंगे ये भी हमको पता नहीं। बट ये जो इम्पैक्ट है ये थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉन है, और इसका इसकी छाप इसके वैल्यूएशन में हमेशा रहेगी अब। बट दूसरी चीज़ जो है, जैसे डिलीवरी की हमने बात की थी, 8,400 करोड़ की डिलीवरी हुई, इसमें काफ़ी इंस्टीट्यूशन सेलिंग देखने को मिला। कल हमने म्यूचुअल फंड और एमएफ सेलिंग नहीं देखा उतना। कारण क्या था? कारण ये था कि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स में एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी बहुत पीक में है, मतलब होल्डिंग में सबसे ज़्यादा बड़ा होल्डिंग एचडीएफसी बैंक का है, तो रूम नहीं है म्यूचुअल फंड्स के पास ये खरीदने का उतना, जितना म्यूचुअल एफआईएस के पास रूम है सेल करने का। तो अगर कोई बेचता भी है और उनको लगता है कि ये वैल्यूएशन अच्छे हैं, वो खरीद नहीं सकते, क्योंकि सबके वहाँ पर 8-9% के का कैप लगा हुआ है कि वो आपके एसेट का 8 से 10% के बीच में एचडीएफसी बैंक आपका पड़ा हुआ है आपके पोर्टफोलियो में, तो आप खरीद ही नहीं सकते उसको। तो वहाँ पर इसलिए वो प्रेशर भी आया कल बहुत एचडीएफसी बैंक में। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब यहाँ से एचडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट इसको कैसे रीबिल्ड करेगा, वो एक बहुत बड़ी बात है। 2 इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाले हैं। एक तो अभी नेक्स्ट पार्ट टाइम चेयरमैन कौन होगा, क्योंकि अभी तो 3 महीने के लिए केके मिस्ट्री को बनाया गया है ताकि बोर्ड को स्टेबलाइज कर सकें, बट उसके बाद कोई और आके उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दूसरी जो चीज़ है कि एमडी एंड सीईओ का जो रीअपॉइंटमेंट है वो अभी आने वाला है फिर से। अब आरबीआई इसको कैसे देखता है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या इनको एक्सटेंशन मिलेगा, या 3 साल के एक्सटेंशन, या 1 साल मिलेगा, या 2 साल मिलेगा, वो भी एक चीज़ है जो देखने लायक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अभी एचडीएफसी बैंक के ऊपर रहेंगे। परफॉर्मेंस तो है ही, क्योंकि परफॉर्मेंस में ये लैग कर रहा है बाकी बैंक्स के खिलाफ। अब मैनेजमेंट जो चेंजेस हैं उस पर भी एक इम्पैक्ट आएगा, और ये तीसरा जो परसेप्शन जो आया है इम्पैक्ट वो भी आएगा। ये तीनों बिग फैक्टर्स रहेंगे एचडीएफसी बैंक के प्राइस पे। ऑलराइट, तो चलिए एचडीएफसी बैंक पर रहेगी नज़र। पर सजीद सर, इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और मार्केट पे क्या होनी चाहिए रणनीति वो हमारे दर्शकों से साझा की। पर चलिए अब आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमानों का। हमारे साथ अंशुल और प्रदीप जुड़ चुके हैं, और रोज़ की तरह हम समझेंगे कि क्या होनी चाहिए इंडेक्स पे रणनीति, वो क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं आज मार्केट्स में, और उनकी ढेर सारी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बट एक छोटे से ब्रेक का फिलहाल वक्त हो चला है, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि हम ब्रेक के उस पार आपके लिए ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आएंगे बट इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पावर ट्रेड में, और अब हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ अंशुल जैन जी हैं, हमारे साथ प्रदीप हल्दर हैं, और साथ में है रचित खंडेलवाल जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है, और तीनों आप लोगों को गुड मॉर्निंग। शुक्रवार की शुरुआत
उतनी बुरी तो नहीं है जितनी गुरुवार की थी। इनफैक्ट आज थोड़ा लग रहा है बेहतरी के संकेत हमें मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आप देखिए इस वक्त अब 180 अंक ऊपर दिख रहा है, आधे % की तेजी दिख रही है। लेकिन जो गिरावट हमने कल देखी, 3% से ज्यादा की गिरावट जो हमने देखी, निश्चित तौर पे उसको पेयर कर पाना आसान अभी तो नहीं है। आधे % की गिरावट से वो रिकवरी तो नहीं हो पाएगी। लेकिन जितनी भी रिकवरी हमें दिख रही है उसमें कमाई के मौके, खरीदारी के मौके और पैसे बचाने के मौके, ये तीनों चीजें हमें खोजनी है और इसी के लिए हमारे तीनों मेहमान अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रचित जी के पास चलेंगे। रचित जी गुड मॉर्निंग। और मार्केट पर आज के लिए आपका क्या टेक है, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट के ट्रेड को आज? विकास जी आपको गुड मॉर्निंग, मेरे सारे फेलो पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। और रियल केस आज जिस तरीके से गिफ्ट 50 ओपनिंग दिखा रही है, एक ही फीलिंग आ रही है TGIF आफ्टर व्हाट वी हैव सीन। अच्छा लग रहा है कि चलिए ठीक है, एक पॉजिटिव ओपनिंग जरूर ये दिखाते हुए दिखेंगे। और कल का कार्नेज कहीं ना कहीं आप देखें, जो सेकेंड हाफ में 2-2:30 बजे करीब आया था, थोड़ा सा स्कैरी हो गया था। दो उसके पीछे ये बात भी थी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कुछ कुछ छुट्टी पे थे, उनकी तरफ से बाइंग क्लियर केस नहीं आ पाई थी। और आज एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से ये पूरी पोजीशन आपको बनती हुई दिख रही है, एक गैप अप तो जरूर आपकी सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा, और ये हम हमेशा देखते हैं। इसी के बजाय अगर आप मानिए 50-60 पॉइंट्स का ही अपसाइड होता तो शायद इतना ज्यादा नहीं लगता। बट जैसे ही गैप अप होगा और जो लेवल्स पे गिफ्ट निफ्टी अपने अगर ओपनिंग दिखा रही है, उन लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर हावी होगा। बट आज थोड़ा लाइट फुटेड रहेंगे, और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितनी कमेंट्री आई है, बस उसमें एक ही अल्ट्रा नेगेटिव कमेंट्री है, बट उस पर मार्केट इतना रिएक्शन नहीं देगा। मेरी समझ से आज साइडवेज मूवमेंट रहने चाहिए, रेंज थोड़ी छोटी रहेगी। हायर एंड रहेगा रेंज का 23,300 लेवल्स पे, और लोअर एंड पे कहीं ना कहीं अरेस्ट होते हुए 22,900 के लेवल पे, इसी रेंज पे रहना चाहिए। अब ये रेंज छोटी इसलिए लगने लग गई क्योंकि रिसेंट टाइम्स में जो हमने मूवमेंट देखा है। बैंक निफ्टी भी आप देखिए जिस तरीके से पोजिशनड है, बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं, क्योंकि HDFC बैंक आज भी आपको एक डेंट देता हुआ दिख सकता है। अगर हम उसके ADRs चेक करें तो उनमें और फर्दर डाउनसाइड मूव देखने को मिला था, जो कि हमने कल प्रोजेक्ट भी किया था कि 770 वुड नॉट बी द लेवल्स। HDFC बैंक में आपको फर्दर डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आज आपको देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच नहीं, कहीं भी 52,800 लेवल्स पे एक बार ये सपोर्ट ले सकता है, और हायर एंड 54,000 पे रहेगी। अब करेंसी मार्केट भी आज आप देखें एक्टिव रहेगा, और जिस तरीके से हमने देखा कि पूरा का पूरा इंडेक्स किस तरीके से अपना IT इंडेक्स क्रैश किया है, जिन हायर लेवल से हमने शॉर्ट कॉल दी थी वहां से, आज एक डेड कैट बाउंस जरूर देखने को मिल सकता है, बैक बाय द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सेंचर इन US मार्केट्स। तो IT सेक्टर से ही 2 कॉल मैं लेकर आया हूं। इन्फोसिस 1220 रुपए पे चल रहा है, इसका स्टॉप लॉस होगा 1198 का, टारगेट 1248, 1268। इसके साथ साथ HCL टेक्नोलॉजीज 1312 रुपए 1312 पे चल रहा है, स्टॉप लॉस होगा 1288, टारगेट 1330, 1360। इन दो टारगेट्स के लिए आप इन दोनों स्टॉक्स को अप्रोच कर सकते हैं, बट कॉशियस रहिएगा और स्टॉप लॉसेस प्लीज अपने बांध के रखिएगा, क्योंकि इनके नीचे फर्दर वीकनेस आपको आती हुई दिख सकती है। दिनों के बाद जो अब रचित IT काउंटर्स पे पॉजिटिव हो रहे हैं। इन्फोसिस जो कि उन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल से शॉर्ट करने की राय दी थी ना, 52 वीक लो जो है उन्होंने एंटिसिपेट किया था, हमने आते हुए भी देखा, वहाँ पर स्ट्रैटेजी बदलते हुए खरीदारी की राय दे रहे हैं। और HCL टेक पर भी उनकी बाय रिकमेंडेशन है। तो चलिए IT पर फोकस है। हमारे बाकी 2 एक्सपर्ट से भी समझेंगे उनकी स्टॉक कॉल्स पर, आपके पास जल्द आएंगे। बट उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज कौन से काउंटर्स रहेंगे खबरों के लिहाज से फोकस में। हमारी सहयोगी मिताली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी लिस्ट के साथ। मिताली गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से काउंटर्स हैं आज फोकस में? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले IT की जैसे आप बात कर रहे हैं तो एक्सेंचर को रखिएगा फोकस में। कंपनी की जो अपडेट आई है उसमें उन्होंने बताया है कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो बुकिंग्स है वहाँ पे करीबन 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है USD टर्म्स में अगर आप देखिए। साथ ही कंपनी ने अपनी जो ग्रोथ गाइडेंस है वो भी बढ़ा दी है। पहले जो उन्होंने 2 to 5% की ग्रोथ गाइडेंस दी थी, उससे बढ़ा के 3 to 5% कर दिया है। साथ ही आज टेलीकॉम स्टॉक्स की बात करें तो वो भी फोकस में रहने वाले हैं। मंथली जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग रिलायंस जियो ने करीबन
24.37 लाख नए यूज़र्स ऐड किए वर्सेस जनवरी जहां उन्होंने करीबन 29.6 लाख यूज़र्स ऐड किए थे। एयरटेल की बात करें तो वहां पे करीबन 44 लाख यूज़र्स नए ऐड हुए हैं वर्सेस जनवरी जहां करीबन 54.5 लाख यूज़र्स ऐड हुए थे। वोडाफोन की बात करें तो वोडाफोन ने पिछले महीने जब ही 9.4 लाख सब्सक्राइबर्स लूज़ किए थे, वही जनवरी में आप देखें तो करीबन 4.11 लाख यूज़र्स यहाँ पे वो लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि LME की प्राइसेस में करीबन 8% का डेंट पड़ता हुआ नज़र आया, जो कि 2018 के बाद का सबसे बड़ा फॉल था, जिसके दम पर आज वेदांता, हिंदाल्को, नाल्को इन सारे ही स्टॉक्स में नेगेटिव प्रेशर बनता हुआ नज़र आ सकता है। नेस्ले इंडिया की मैं बात करूं तो पॉजिटिव अपडेट यहाँ से कंपनी ने 225 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है नए मंच की प्रोडक्शन लाइन ऐड करने के लिए, जिसकी कैपेसिटी 8300 पर टन्स पर एनम रहने वाली है। और ये जो फैसिलिटी है इन्होंने गुजरात के प्रोडक्शन में एक्सपैंड किया है। NTPC की बात करें तो पॉजिटिव अपडेट NTPC के यहाँ से भी कंपनी ने एक MOU साइन किया है ऑक्टोपस एनर्जी ग्रुप के साथ, जिसके तहत कंपनी स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करती हुई नजर आएगी पावर और एनर्जी सेक्टर्स में एक्सपैंड करने के लिए। TCS और ABB की बात करें तो पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ भी दोनों ही कंपनीज ने एक MOU साइन किया है अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को इन्हांस करने के लिए, जिसके तहत दोनों ही कंपनीज AI लेड इंडस्ट्रियल इनोवेशन पे फोकस करने वाली है। इंडीक्यूब स्पेसेस को भी रखेगा अपने फोकस में आज पॉजिटिव ट्रिगर। यहाँ भी कंपनी ने एक 5 साल का वर्क स्पेस साइन किया है, जो लीजिंग डील है ये अप्रॉक्सीमेटली 54 करोड़ रुपीस की है, और जिसके तहत कंपनी 1140 सीट्स प्रोवाइड करेगी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को। जो क्लाइंट है इंडीक्यूब ऑर्चिड और इनकी जो फैसिलिटी है पुणे में, उसके लिए ये एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है। संवर्धन मदरसन की बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ भी कंपनी ने एक 51:49 का JV साइन किया है UAE बेस्ड एक कंपनी के साथ, जो इंटीग्रेटेड 3PL और 4PL सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली है सारी ही ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को, जापान को साइड में रखकर। लेमन ट्री होटल्स की बात करें तो पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ भी कंपनी ने एक लाइसेंस अग्रीमेंट साइन किया है नए 50 रूम रिसोर्ट के लिए, जो कि लोनावला महाराष्ट्र में है, और कंपनी की जो होली ओन सब्सिडरी है कार्नेशन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, वो इसका कारोबार संभालने वाली है। JSW सीमेंट की बात करें तो कंपनी ने अपना पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट जो है नॉर्थ इंडिया नागौर राजस्थान में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। 2.5 मेट्रिक टन्स पर एनम ग्राइंडिंग कैपेसिटी ऐड करी है और 3.3 MTPA क्लिंकराइजेशन कैपेसिटी यहाँ पे ऐड होती हुई नजर आ रही है। लास्टली आप JK सीमेंट को भी रखिएगा अपने रडार पे। गवर्नमेंट ने एक ऑक्शन किया था आंध्र प्रदेश में, जिसमें कंपनी को प्रेफर्ड बिडर के रूप में डिक्लेयर किया गया है एक 1188 हेक्टेयर का माइनिंग लीज प्रोजेक्ट के लिए। तो ये कुछ तमाम खबरों वाले शेयर जिनको आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको रखना चाहिए फोकस में। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिताली पूरी लिस्ट हमें देने के लिए। तो खबरों के लिहाज से कई सारे काउंटर्स रहेंगे फोकस में, पर ब्रोकरेजेस के रेडार पे भी ढेर सारे स्टॉक्स हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रविंदर के पास, जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो यहाँ पे आज काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो फोकस में रह सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेक्टर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कल एक्सेंचर ने अपने Q2 FY26 का अर्निंग रिलीज़ किए थे और उस पर यहाँ पर जो ब्रोकरेजेस ने अपना व्यू रखा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नुवामा से, जहाँ पे उनका मानना है कि एक्सेंचर ने यहाँ पे एक्सेंचर का जो ग्रोथ है वहाँ पे जो स्टडी रहा है और रेवेन्यू गाइडेंस के टॉप एंड पर रहा है, और FY26 के लिए आउटलुक में स्लाइड जो है अपग्रेड किया है। उनका मानना है कि ये जो है अर्निंग्स ओवरऑल इंडियन IT के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि डिमांड रेजिलिएंट है और AI लेड अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू एक्सपांड हो रही है। मोतीलाल का मानना है कि ये जो एक्सेंचर के नंबर और जो लोअर एंड का जो गाइडेंस रेज किया वो न्यूट्रल हो सकता है इंडियन IT के लिए। वहीं सिटी जो है यहाँ पे इंडियन IT सेक्टर पर अभी भी कॉशियस व्यू रखा है उन्होंने। सो इसके चलते यहाँ पर आज सभी IT स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक भी फोकस में रह सकता है। कल स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पर अतानु चक्रवर्ती ने रेजिग्नेशन के चलते, तो यहाँ पर ब्रोकरेजेस ने अपना व्यू रखा। बर्नस्टीन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस 1150 का रखा है, जहाँ पे सिटी ने भी यहाँ पे बाय रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस जो है 1200 का रखा। उनका मानना है कि चेयरमैन रेजिग्नेशन से जो है नियर टर्म ओवरहैंग क्रिएट हुआ है बैंक के लिए, और हालांकि मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट गवर्नेंस या ऑपरेशनल इशू नहीं है, लेकिन सिटी का मानना है कि मीडियम टर्म में ऑपरेटिंग मैट्रिक्स जो इम्प्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है। PI इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर मॉर्गन
रिसेंटली ने रिपोर्ट निकाली पीआई इंडस्ट्री पर, जहाँ पे उन्होंने अपनी ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस जो है कट किया 3883 पर। जो उनका पहला का टारगेट प्राइस था 4408, जहाँ पे उनका कहना है कि एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट वीकनेस ने नियर टर्म आउटलुक जो है इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी का। और उन्होंने एबिटा एस्टिमेट जो है FY26 और FY28 के लिए वो कट किया 11 to 12%। आखिर में बात करेंगे डॉक्टर लाल पैथलैब, जहाँ पर सिटी ने जो है स्टॉक को अपग्रेड किया बाय पर और टारगेट प्राइस जो है 1650 पर रखा है, जो उनका पहला टारगेट प्राइस था 1450 का। उनका कहना है कि ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ जो है 10 से 20% तक ग्रो हो सकती है और टियर 3 और टियर 4 एक्सपांशन से कंपनी का जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर डेट फ्री बैलेंस शीट है कंपनी का, जो एक्विजिशन के लिए जो काफ़ी सपोर्टिव है। सो इसके चलते यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथलैब भी आप फोकस में रह सकते हैं। ये ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज दिखेगा एक्शन। हमने समझा खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और साथ ही साथ ब्रोकरेजेस के रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। पर आइए अपने मेहमानों के पास फिर से एक बार चलते हैं और उनसे हम उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले रहे थे, जहां पर हमने रचित से समझा कि आईटी काउंटर्स पर उनका फोकस है। बट प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स आज आपके रेडार पे हैं। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मैम। आपको, अंशुल जी को, रजीत जी को, नीति नौसद के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक या इंडेक्स को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ कॉल हम क्लाइंट को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएससी सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम डू नॉट प्रोवाइड टू एनी एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर्स। देखिए, आज जो मैं दो कॉल लेके आया हूँ, एक बाई का और एक सेल का। पहला जो बाई कॉल रहेगा वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। 342 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। कहीं ना कहीं डेली चार्ट में डबल बॉटम फॉर्मेशंस देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये बाइंग कंटिन्यू होना चाहिए। सो करेंट जोन से ही बाई करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि पहला जो टारगेट निकल के आना चाहिए वो होगा 352 एंड सेकंड टारगेट 370 तक जाना चाहिए। 332 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बाय करने का सलाह रहेगा। सेकंड जो कॉल लेके आया हूं वो है आईटीसी। आईटीसी का चार्ट बहुत ही खराब लग रहा है मुझे। एंड रिसेंटली जो बेस फॉर्मेशन हुआ था 300 के आसपास, उसके भी नीचे क्लोजिंग आया है। आईटीसी शॉर्ट करने का, सेल करने का सलाह रहेगा, लेकिन इसमें कंडीशन है बिलो 295 के नीचे जैसे ही 5 मिनट सस्टेन होता है, आपको आईटीसी शॉर्ट करना है विद ए टारगेट ऑफ 284। एक स्टॉप लॉस आपको 304 में मेंटेन करना है। बिल्कुल। तो ये दो कॉल्स आपके पास आती हुई प्रदीप हल्दर जी की तरफ से। पहली कॉल जो है बाई की कॉल है त्रिवेणी इंजीनियरिंग के ऊपर, और आप उसके टारगेट स्टॉप लॉस स्क्रीन पर देख सकते हैं। 352 370 का टारगेट आपको रखना है, स्टॉप लॉस आपको 332 का मेंटेन करना है। और दूसरी कॉल जो है वो आईटीसी की है, लेकिन यहां कंडीशन अप्लाइड। स्टेक्स जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है, एक स्टार मार्क लगा हुआ है कि अगर 295 के नीचे जाता है तो ही आपको शॉर्ट करना है। 284 का आपको रखना है टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 304 का मेंटेन करना है। इसके पहले दो कॉल्स जो है वो आपको रचित जी की तरफ से आई थी, इन्फोसिस और एचसीएल टेक के बाई की कॉल्स दोनों आई थी। और इन्फोसिस और एचसीएल टेक आपकी स्क्रीन पर दोनों टारगेट स्टॉप लॉस आ जाएंगे, आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और वो अपना ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने रिस्क के मीटर को देखते हुए कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं इस वक्त पे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी के पास बेहतरीन कॉल्स होंगी आज, क्योंकि आज थोड़ा मूड माहौल बदला है। चेक करते हैं कि अंशुल जी का मूड माहौल कितना बदला है। अंशुल जी गुड मॉर्निंग। क्या है आज शुक्रवार के दिन मूड आपका बाजार को लेकर? सर गुड मॉर्निंग। देखिए, कल क्लोजिंग शो में भी हम ये बोल के गए थे कि दोनों तरफ कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन बन रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। डेली चार्ट पे बेरिश कैंडल है, लेकिन 75 मिनट के चार्ट पे हमने 4 दिन पहले के लो स्वीप किए हैं, तो मोस्ट लाइकली बाउंस बैक बनना चाहिए टुवर्ड्स 20 पीरियड मूविंग एवरेज 75 मिनट के चार्ट पे। आज लगभग हम उसके आसपास खुलेंगे। खुलने के बाद थोड़ी सी रैली और डेवलप हो सकती है, एटलीस्ट टिल सेकेंड हाफ तो रैली डेवलप हो सकती है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ही बाई करके चलेंगे। पहला काउंटर रहेगा साई लाइफ। साई लाइफ में 124 दिन के रेक्टेंगल से ब्रेकआउट आया था, रीटेस्ट किया था लास्ट फ्राइडे को, और अब 3 दिन लगा के फॉलो थ्रू एक्शन बन रहा है। कल इनसाइड बार था, तो कंसोलिडेशन एट इट्स बेस्ट, और अब ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 1008 में बाई करके चलना है। 985 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1055 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा एथर इंडस्ट्रीज। ये हमने पहले भी 995 में बाई दिया था, वहां से 1068 आके टारगेट्स कंप्लीट किया है। वापस से कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आ रहा है 78 वीक्स के। कल भी ऑलमोस्ट इनसाइड बार पैटर्न था, तो यहाँ भी ब्रेकआउट बन रहा है। 1065 में बाई करना है।
1035 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1105 का एक छोटा सा एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। इसको पहला टारगेट पकड़िए और अगर ये निकलता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहिए कॉस्ट पे और एक्सटेंड करना चाहिए 1145 का। बिल्कुल। तो ये दो कॉल्स आपके पास आती हुई, एथर इंडस्ट्रीज 1105 का टारगेट आपको रखना है, 1035 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और जो पहली कॉल अंशुल जी की तरफ से आई वो साई लाइफ के ऊपर आई, उसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है 985 का, टारगेट आपको रखना है 1055 का। दोनों टारगेट स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। अब जिस दौरान आप ये ट्रेड समझ रहे होंगे, इन लेवल्स को नोट कर रहे होंगे, हम थोड़ी और खबरों वाले शेयरों पर जरा फोकस करते हैं और राय लेते हैं हमारे मेहमानों से। रचित जी के पास चलते हैं। एचडीएफसी बैंक के ऊपर राय लेने को लेकर कल 5% की गिरावट आई, उसके बाद तमाम क्लैरिफिकेशन आए, मैनेजमेंट की तरफ से आया कि कोई परेशानी नहीं है, इंटरिम चेयरमैन भी नियुक्त हो गए, एमडी एंड सीईओ ने भी कहा कि कोई परेशानी की बात ऐसी नहीं है। कुछ मतभेद निश्चित तौर पे जो पूर्व पार्ट टाइम चेयरमैन थे तनु चक्रवर्ती, उन्होंने बताए थे, लेकिन बैंक ने उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया नहीं। बैंक ने बोला कि ऐसी कोई परेशानी बैंक के अंदर नहीं है, गवर्नेंस को लेकर परेशानी नहीं है। ये स्टेटमेंट क्लियरली आया। केके मिस्त्री ने कहा कि मैं इस उम्र में इस जिम्मेदारी को नहीं उठाता अगर ऐसी कोई परेशानी होती। तो अश्योरेंस एक तरह से शेयर होल्डर्स को मिला। हालांकि गिरावट फिर भी 5% की कल रही और आज जो है वो एचडीएफसी बैंक के ऊपर अब तमाम ब्रोकरेजेस की तरफ से बाई रेटिंग जो है वो मेंटेन होती हुई नजर आ रही है। सबके टारगेट जो है वो 1200-1210 के आसपास जो है वो, एमके के टारगेट 1225 के आसपास है, निर्मल बैंक के भी टारगेट जो है वो दिख रहे हैं। तो तमाम ब्रोकरेजेस भी अब पॉजिटिव रुख जो है वो दिखा रहे हैं। रचित जी, आपका क्या कहना है एचडीएफसी बैंक को लेकर, उन लोगों को जिनके पास ये शेयर्स हैं और उन लोगों को भी जिनको लगता है कि 5% की गिरावट के बाद अब कुछ मौके तलाशने चाहिए? विकास जी, इसको ऐसे समझिए कि एचडीएफसी बैंक का कल हमने जो फिएस्को देखा, उसके करीबन 28 हफ्ते 30 हफ्ते पहले से एक अंडर परफॉर्मेंस, एक इंडिकेशन तो आ रहा था कि बैंक में कुछ प्रॉब्लम है। पूरी बैंक निफ्टी, पूरा पीएसयू बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस परफॉर्म कर रहा था, एचडीएफसी नहीं कर रहा था। एक बैक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं पूरी की पूरी, और ये प्रॉब्लम कोई अभी की नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा डीप डाउन करें, 2023 एंड 24 स्टार्टिंग से एलडीआर रेशियोज बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे थे एचडीएफसी बैंक के लिए। 104 लेवल्स पे चले गए थे और उनका प्रोजेक्शन ये था कि कहीं ना कहीं इसको क्लोज डाउन करेंगे 80 to 85% पे। बट ड्यू टू वट एवर रीजन, इनकी ऑपरेशनल इश्यूज क्या चल रहे हैं और किस तरीके से सिचुएशन बन रही है, नहीं क्लोज डाउन कर पा रहे थे। अभी भी आप देखें रिसेंट टाइम्स में जो 2026 अर्ली अपडेट आया था, 99.5% एलडीआर रेशियोज थे, जो कि एक बैंक को ऑपरेशन में जो इश्यूज आ रहे हैं वो बताता है। और ऐसे एचडीएफसी बैंक की तरफ से अगर ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लियर एंड कॉशियस अबाउट देयर एसेट क्वालिटी, एचडीएफसी बैंक रैंडमली आपको लोन नहीं देता है। तो ये कहीं ना कहीं इशू है जो हमें सबको समझना होगा कि कुछ ऑपरेशन इश्यूज तो बैंक के अंदर जरूर हैं। 1 2 करना क्या चाहिए, करना क्लियर केस ये बन रहा है कि अगर आपने कल लोअर लेवल पे या कोई आपकी पुरानी पोजीशन है जिस पे आप एग्जिट चाह रहे हैं, एनी बाउंस दैट यू गेट टू सी टिल 835, क्योंकि आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हो सकता है एक बाउंस, एक रिवर्सल मूवमेंट देखे, वहां पे मैं कहूंगा एक बार आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी अभी खोजें। क्योंकि वैसे भी जिस तरीके से हम पूरी इकोनॉमी में अभी प्रॉब्लम देख रहे हैं ड्यू टू दिस फिएस्को, आपको फर्दर डाउनसाइड मूव इसमें देखने को मिल सकता है एंड टाइम टू कम, कोई बड़ी बात नहीं है। एचडीएफसी बैंक आपको बहुत क्लियर केस 720 724 लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो विचलित ना हो, जो ट्रेडर्स हैं वो लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी पोजिशन मैनेज करें। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप बने रहिए, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन को इस हिसाब से मैनेज करें, क्योंकि थोड़ी गिरावट और आने की जो है वो आशंका नजर आ रही है रचित जी को क्लियरली। चलिए जरा एक राय मुझे ना अंशुल जी से चाहिए आईटी सेक्टर के ऊपर। एक्सेंचर की तरफ से जो है वो गाइडेंस जो है वो बढ़ा है, लोअर गाइडेंस जो ग्रोथ की थी वो 2.2 से 5% की जो थी उसको उन्होंने बढ़ा के 3 to 5% का कर दिया। उनका ये कहना है कि एआई की वजह से ग्रोथ बढ़ेगी। जिस एआई को परेशानी का सबब माना जा रहा था वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को भी फ्यूल करता हुआ नजर आ रहा है इस गाइडेंस में। एक चीज तो ये क्लियर नजर आ रही है। अब उसके बाद जो तमाम ब्रोकरेजेस हैं, इंडियन ब्रोकरेजेस भी हैं, नोवामा हो चाहे एमओएसएल हो, इन्होंने भी आईटी सेक्टर को लेकर, नोवामा का कहना है माइनर पॉजिटिव है वो इंडियन आईटी पर,
एमओएसएल कह रहा है कि वो न्यूट्रल है, हालांकि उनको ये लग रहा है कि जो क्लाइंट्स के बजट्स हैं 2026 को लेकर वो मेंटेन्ड है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, यानी वहां कोई कटौती नहीं है। तो अगर इससे देखा जाए इतनी गिरावट के बाद तो कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव साइंस नजर आ रही हैं। क्या अंशुल जी का रुख बदला है आईटी सेक्टर के ऊपर, ये चेक करना बड़ा जरूरी है। अंशुल जी, आईटी सेक्टर के ऊपर रुख क्या बदला है आपका, और अगर बदला है तो कोई शेयर आप वहां देख रहे हैं? सर अभी एक बाउंस बैक बनेगा, ओवरसोल्ड है 29 दिन में 29%, यानी रोज 1% का करेक्शन ऑन एन एवरेज पकड़ेंगे। ओवरसोल्ड कंडीशंस में है। कल परसों 10 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ था, कल वापस डाउन मूव बनी लेकिन नया लो नहीं बना। तो एक 20 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक बन सकता है 30,500, उसके ऊपर स्विंग हाई 31,300 और फाइनल बाउंस बैक का टारगेट रहेगा समवेयर अराउंड 32,000। बट किसी भी तरह की बुलिशनेस के लिए 32,000 तोड़ के उसके ऊपर जब तक नहीं सस्टेन करता है, इसमें बाउंस बैक में सेल करना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग बाउंस बैक प्ले करना है तो केवल लार्ज कैप में रहिए। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन तीन में थोड़ा सा बाउंस बैक देख सकते हैं, बट क्लियरली मिड कैप और स्मॉल कैप अवॉइड करना चाहिए। बहुत ओवरहेड सप्लाई बिल्ट है। ओवरहेड सप्लाई कहां से टेक ओवर करेगी, बाउंस बैक में कहां लोअर हाई बनेगा, ये समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब तक समझ में आएगा स्टॉक 4-5% गिर चुके रहेंगे, फिर स्टॉप लॉसेस कटते नहीं है। तो बेटर है आईटी 20 ले लीजिए या इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा ले लीजिए। चारों में से बाउंस बैक प्ले करके फिर एग्जिट कीजिए, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेंड अभी डाउन है। 122 हफ्ते का हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन बना है ये 30,700 के आसपास। बाउंस बैक के बाद ये डोमिनेंट ट्रेंड वापस रिज्यूम होगा ऑन द डाउन साइड। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर आईटी बीज लेने की सलाह और साथ ही साथ जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं उनमें आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं और देखते हैं आज आईटी किस तरीके से पैन आउट करता है। बट इसके अलावा जो एक और खेमा फोकस में रहेगा वो है मेटल पैक, और ख़ास तौर से मेटल पैक में से भी प्रदीप एल्यूमिनियम काउंटर्स पर एक बार आपकी राय चाहिए, जिसमें हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता को जोड़ सकते हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कि एलएमई पे एल्यूमिनियम के जो प्राइजेस थे वो 8% से ज़्यादा का करेक्शन था, और इस करेक्शन के बाद हमने देखा कि अब तक का साल 2018 के बाद का अगर हम देखें तो सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल उसने रजिस्टर किया है। हाल फिलहाल थोड़े कमज़ोर ज़रूर हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इनके ट्रेंड को आगे पैन आउट होते हुए? कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक अच्छा खासा रैली होने के बाद कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया था, बीच में फिर से चला। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीचे गैप बहुत पेंडिंग है। जैसे कि अगर मैं नैल्को देख पा रहा हूं तो 377 के आसपास का प्राइस क्लोजिंग आया था। 315 320 तक आपको इजीली आते हुए दिखाई देंगे। वेदांता 665 के रेंज पे है। वेदांता भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 605 610 तक आपको फिर से आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने शॉर्ट टाइम में ही देखा है कि इतना रैली हुआ था, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन अभी भी पेंडिंग है। निफ्टी मेटल इंडेक्स को ही अगर हम देखेंगे 11,250 के रेंज पे है। मुझे लगता है कि फिर से एक बार 10,250 10,300 करेंट जोन से मोटा मोटा 800 से 1,000 पॉइंट का करेक्शंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवरऑल निफ्टी मेटल इंडेक्स पे। और वेदांता को भी लेके मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शंस अभी होना बाकी है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है कि आप एक बार शॉर्ट टाइम के लिए लिए थे तो प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए। अगर आपका व्यू थोड़ा बहुत 2 से 3 क्वार्टर का है तो मुझे लगता है कि नीचे आने पे आपको एवरेजिंग करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाय तो अभी करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि मैं करेंट जोन से भी एक बार एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि नीचे एटलीस्ट 8 to 10% का एक डाउनफॉल तो आपको आने वाला मैक्सिमम शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। ये व्यू मेटल काउंटर्स पे और साथ ही साथ एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स पे, इन पे फोकस ज़रूर रहेगा। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही में जाएगा। ब्रेक के उस पार ट्रेडिंग कॉल्स हमारे एक्सपर्ट से हम लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट लाइव में, और अगले 1.5 घंटे काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि बाजारों की आज की शुरुआत जो है वो पॉजिटिव नोट पर होती हुई दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिल रहे हैं वो 125 अंकों के आसपास की तेजी के मिल रहे हैं। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार रिकवरी के मूड में है। रिकवरी आ कहां से रही है? रिकवरी आ रही है क्रूड के दाम कम होने से। क्रूड में जो उबाल आया था वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा नरम होता हुआ दिख रहा है। तो अगले 1.5 घंटे काफी अहम होंगे, हम आपको लगातार गाइड करेंगे।
मेरा नाम है विकास और मेरे साथ मेरी सहयोगी मुंबई स्टूडियो से सृष्टि शर्मा जुड़ी हुई है और हमारे साथ है मेहमानों का एक बड़ा पैनल जो लगातार आपको तमाम ट्रेडिंग कॉल्स दे रहा है, शेयरों पर सलाह दे रहा है और उसके अलावा वो आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन से सेक्टर्स में आज आपको मौके खोजने चाहिए, कहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहिए, उछाल पर निकलना चाहिए। तो ये सारी चीजें जारी रखेंगे। अगले 1.5 घंटे का पूरा एक्शन आपके पास आपकी स्क्रीन पर होगा। लेकिन शुरुआत करते हैं अब। थोड़ी देर में ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्री ओपन के लेवल्स भी आएंगे, उन्हें सेटल होने देते हैं। लेकिन हम तब तक आपसे जरा ये डिस्कस करते हैं, मेहमानों से ये डिस्कस करते हैं कि कौन से शेयर्स में आज कहां एक्शन देखने को मिल सकता है। एक पर्टिकुलर जो कंपनी है टीसीएस और एबीबी, इन दोनों कंपनियों पर जरा फोकस करते हैं। इन दोनों कंपनियों ने एक एमओयू साइन किया है और एमओयू जो इन्होंने साइन किया है वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए किया है। इनका यह कहना है कि हम फोकस करेंगे एआई लेड इंडस्ट्रियल इनोवेशन पर, उसके अलावा फैक्ट्री मॉडर्नाइजेशन पर और ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करेंगे। एबीबी के आईटी इंफ्रा को बेहतर करने पर और डेटा सेंटर इंफ्रा को बेहतर करने पर काम करेंगे। ये दोनों कंपनियां आपस में एक एमओयू कर रही हैं। क्या असर होगा दोनों कंपनियों के ऊपर, जरा समझते हैं। रचित जी के पास चलते हैं। रचित जी, टीसीएस और एबीबी, ये खबर पॉजिटिव है वैसे तो दोनों कंपनियों के लिए ही। क्या राय आपकी है इन दोनों कंपनियों पर? आईटी पर तो आप बुलिश आज नजर आ रहे हैं, एबीबी पर बताइए। देखिए, ये खबर डेफिनेटली पॉजिटिव है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इट इज नीड ऑफ द आवर। दो थोड़ा लेट है ये सब, मतलब ये जरूर बोलेंगे कि दे आर लेट फॉर द पार्टी, बट आर दे आउट? नहीं। तो अब होना क्या चाहिए इसमें? देखिए, एबीबी ने जिस तरीके से मूवमेंट किया है, अभी थोड़ा सा मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है बैक बाय दिस न्यूज। 6214 लेवल्स पे चल रहा है। हो सकता है आज के ट्रेडिंग में हमें ये 6340 या एक्सट्रीम लेवल्स पे 6400 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बट यहां पे इस न्यूज के बाद इस मार्केट कंडीशन में फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट जनरेट करने की हिम्मत नहीं हो रही है। जिनके पास है वो हायर लेवल पे एग्जिट कर लें, फ्रेश बाइंग ना करें। जहां तक टीसीएस की बात है, यहां सिनारियो थोड़ा सा अलग दिखता है। टीसीएस आप देखें, पूरा आईटी स्पेस जिस तरीके से बीटन डाउन है और एक बाउंस बैक, मतलब ट्रेंड चेंज अभी भी नहीं बोलेंगे बट एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स पे टीसीएस रिलेटिवली अट्रैक्टिव लगता है और एक जो अपमूव है वो आपको आता हुआ दिख सकता है। अभी 2356 लेवल्स पे चल रहा है। आज कल परसों कभी भी आपको एक बार 2420 2460 लेवल्स तक ही जाता हुआ दिख सकता है। बट स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। स्टॉप लॉस इसके लिए भी जो निकल के आता है वो नियर अबाउट 2318 का आता है और ज्यादा ओवर बर्डन पोजीशन या हैवी पोजीशन मत बनाइएगा। एक रिलेटिवली लाइट पोजीशन के साथ अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये राय आपको आती हुई टीसीएस और एबीबी के ऊपर। चलिए अंशुल जी के पास चलते हैं और टेलीकॉम सेक्टर पर जरा बात करते हैं। देखिए, डेटा आए हैं, सब्सक्राइबर्स के डेटा आए हैं जो जनवरी के डेटा हैं। रिलायंस जियो ने 24 लाख के आसपास नए सब्सक्राइबर, मोबाइल सब्सक्राइबर जोड़े हैं जनवरी में। एयरटेल ने करीब करीब 44 लाख जोड़े हैं और वोडाफोन ने गंवाए हैं 4 लाख। लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि वोडाफोन के जो लॉसेस थे सब्सक्राइबर के टर्म्स में अगर देखें तो पिछले महीने, उसके पिछले महीने जनवरी के पहले यानी दिसंबर में वो करीब 9.5 लाख के थे और जनवरी में वो घट के 4 लाख हो गए, यानी 4 लाख कस्टमर्स इन्होंने गंवाए। जो एयरटेल में आप एडिशन देखेंगे वो 54 लाख से कम हुआ है, 44 लाख हुए हैं, लेकिन एडिशन हुए हैं जनवरी में। रिलायंस जियो में भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 29 लाख के आसपास थे सब्सक्राइबर एडिशन दिसंबर में और वो जो है वो घटकर 24 लाख के एडिशन हुए हैं जनवरी में। इस ओवरऑल सेक्टर पर क्या राय है अंशुल जी आपकी, और क्या इन तीनों कंपनियों में कोई कंपनी आप पसंद भी करते हैं, बताइए जरा। सर देखिए, पहले तो आइडिया पे ही बात कर लें जिसपे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। आइडिया इज लुकिंग वेरी वीक। 8 रुपए 17 पैसे मंथली पे एक अनमिटिगेटेड लेवल है, तो 8 रुपए 17 पैसे टेस्ट करने आ सकता है। 10.47 का लेवल हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। इसके नीचे क्लोज होता है तो स्टॉक एक्सट्रीमली वीक होगा और वीक होने लगा है। 8.94 आ गया है, 8.17 इसका टारगेट है। दूसरा है भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल में ऑलमोस्ट अपना करेक्शन ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। 19 हफ्ते में 19% करेक्ट हो चुका है। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 1764, उसको रीटेस्ट करने नीचे आ चुका है, तो डाउन साइड ऑलमोस्ट डन है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके भारतीय एक्यूमुलेट करना चाहिए विद अ क्लोजिंग स्टॉप लॉस 1750 और ऊपर में 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का और 20 वीक मूविंग एवरेज आता है 1964 पे, वहां तक की आपको एक अपसाइड मिल सकती है। तो
भारती में एक ट्रेडिंग बेट बन रही है ऑन दी अपसाइड, आइडिया में एक ट्रेडिंग बेट बन रही है ऑन दी डाउनसाइड। बिल्कुल। तो ये टेलीकॉम सेक्टर पर आपको राय मिलती हुई अंशुल जी की तरफ से। एक कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर जरा फोकस करते हैं। इन्होंने अपना पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट नॉर्थ इंडिया में शुरू किया। इनकी प्रेजेंस जो है मोस्टली वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया की तरफ है। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट शुरू किया, और वो शुरू किया इन्होंने बेसिकली नागौर राजस्थान के अंदर, जिससे इनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है उसमें 2.5 MTPA की एडिशन हो जाएगी। और ये प्लांट इन्होंने शुरू किया। जो ग्राइंडिंग कैपेसिटी है इनकी, उसमें भी करीब करीब 3.25 MTPA की एडिशन होगी इस फैसिलिटी के शुरू होने से। जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर प्रदीप जी, आपकी क्या राय है? इस शेयर पे आप कुछ नजरिया रखते हैं, ट्रैक करते हैं आप इसे? जी विकास जी, देखिए लगातार ना एक डाउन फॉल हमने देखा ओवर द टाइम इस पर्टिकुलर काउंटर में, एंड डेली वीकली मंथली चार्ट में एक नेगेटिव पैटर्न बन के रखा है। सो कहीं ना कहीं रिसेंटली एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट लिया था ऑलमोस्ट 126 127 लेवल से, लेकिन वो फेल्ड हो गया। फिर से अभी 115 के आसपास है। एक सपोर्ट है 108 के रेंज पे 108, अगर किसी के पास भी है तो फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। 108 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 127 क्रॉस होने के बाद मैं एक बार रिव्यू डेफिनेटली हम इसमें करेंगे और उसमें कुछ पॉजिटिव व्यू बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ऑलरेडी हमने देखा ये जो रेंज स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट दिसंबर 25 में, ऑलमोस्ट 3 महीने से भी ज्यादा हो रहा है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है और 1.5-2 महीना इस रेंज के अंदर ही रह जाए, तो इसीलिए अभी कुछ नहीं करना। अगर किसी के पास है एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड 127 इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे हम एक बार व्यू बनाएंगे। ऑल राइट, तो चलिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट यहाँ पर रखेंगे नज़र पर। चलिए अब चलते हैं हमारे सहयोगी रविंदर के पास, जो कि 9 बजे की नवरत्न लिस्ट के साथ तैयार हैं। रविंदर, बताइए कौन से हैं आज के नवरत्न स्टॉक्स? जी बिल्कुल, आज के नवरत्नों में सबसे पहले शुरुआत हम आईटी स्पेस से करते हैं, जहाँ पर आज के सेशन में आईटी जो सेक्टर है काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर एक्सेंचर ने अपने Q2 FY26 के अर्निंग्स अनाउंस किए, और इस क्वार्टर में जो कंपनी का अर्निंग है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड था। और बात करें गाइडेंस की, तो यहाँ पर कंपनी ने जो कॉन्स्टेंट करेंसी का जो ग्रोथ गाइडेंस है वो उसको 2 से लेके 5% जो था उनका पहले का गाइडेंस, अब उसको बढ़ाकर 3 से लेके 5% पर कर दिया। सो इसके चलते इंडियन आईटी स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। दूसरी थीम की बात करें तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स जैसे कि हिंडाल्को, नैल्को एंड वेदांता, ये सभी आज काफ़ी फोकस में रह सकते हैं, जहाँ पर एलएमई पर एल्यूमिनियम में जो 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और 2018 के बाद ये पहली बार इतनी बड़ी जो है गिरावट देखने को मिल रही है एल्यूमिनियम में, जिसके चलते ये सभी स्टॉक आज फोकस में रह सकते हैं। तीसरे स्टॉक की बात करें तो नेस्ले इंडिया, जहाँ पर नेस्ले इंडिया ने जो है 225 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अनाउंस किया। कंपनी यहाँ पर सानन प्लांट में न्यू मंच लाइन जो है ऐड करेगी, सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करें एनटीपीसी, जहाँ पर ऑक्टोपस एनर्जी ग्रुप के साथ जो है कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है, जिससे कि पावर और एनर्जी सेक्टर में जो है स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन एक्सप्लोर किया जा सके, सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। इंडिक्यूब स्पेस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 54 करोड़ का जो है एक 5 ईयर लीजिंग डील साइन किया है पुणे में। 1,140 सीट्स प्रोवाइड करेगा जीसीसी क्लाइंट को, सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करें तो संवर्धना मदरसन, जहाँ पर कंपनी ने जो है हेलमैन वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक की साइड एक जॉइंट वेंचर साइन किया है, जिसका 51% और 49% का स्टेक होगा। ऑटो सप्लाई चेन में ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए ये जो है हेल्प करेगा जॉइंट वेंचर, सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करें जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जहाँ पर नागपुर में फर्स्ट ग्रीनफील्ड जो प्लांट है उसका कंपनी ने कमीशन कर दिया, सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करें तो जेके सीमेंट, जहाँ पर आंध्र प्रदेश में माइनिंग लीज एग्रीमेंट माइनिंग लीज के लिए जो कंपनी प्रीफर्ड बिडर डिक्लेयर हुई है, सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर पीआई इंडस्ट्री की, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट निकाली ओवरवेट रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस जो है 4,408 से घटाकर जो है 3,883 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट वीकनेस जो है नियर टर्म प्रेशर डाल सकता है कंपनीज पर। और उन्होंने एबिटा यहाँ पर 11 से 12% पर कट किया FY26 से लेके 28 का, सो इसके चलते पीआई इंडस्ट्री भी फोकस में रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर, ये पूरी लिस्ट देने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर आज दिखेगा एक्शन, पर आइए अपने मेहमानों के पास फिर से चलते हैं, और शिवांगी अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज तो गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव शुरुआत के संकेत हैं। ऐसे में शिवांगी, स्टॉक स्पेसिफिक आपके ट्रेड्स कहाँ पर हैं? क्या बाय कॉल्स लेकर आई हैं आज आप? वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि, थैंक यू। तो हम देखते हैं कि मार्केट्स में ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत प्रेशर बनी हुई थी, एंड
एक अच्छे लोअर लेवल्स पे हमने बाइंग देखी है कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में। उसमें से मेरा पसंदीदा काउंटर रहेगा भारत फोर्ज पर। यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक इतने मार्केट्स के वॉलेटिलिटी के बावजूद हायर ज़ोन्स पे काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट लेते हुए टिका हुआ है एंड वीकली बेसिस पे भी इसने अपने पोजिशनल सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आया है। स्टॉक अभी भी अपने एक की रिट्रेसमेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार है और थोड़ी-सी मार्केट में इम्प्रूवमेंट आने से इसमें एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिखेगी, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट हम लगभग भारत फोर्ज में 1780 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी के मौके ढूँढे 1690 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो चलिए ये स्टॉक की बात नहीं जी। शिवांगी, भारत फोर्ज यहाँ पर आई थिंक आपका ट्रेडिंग कॉल है। जी बिल्कुल, भारत फोर्ज पे। ऑलराइट, तो चलिए भारत हाल फिलहाल इसमें एक अच्छे मूव्स आते हुए हमने देखे हैं। थोड़ा वॉलेटाइल हुआ है 1700 से 1800 की जर्नी और फिर उसके बाद 1718 के आसपास आ चुका है, पर यहाँ पर शिवांगी का भरोसा कायम है, तो इस काउंटर पर आज रखेंगे नज़र। बट इसके अलावा आज देखिए पीआई इंडस्ट्रीज़ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। उन्होंने FY 26 से 28 के EBITDA और EPS दोनों में ही डबल डिजिट कट्स किए हैं। एक्सपोर्ट की वीकनेस बता रहे हैं और उससे चलते जो है नियर टर्म में इम्पैक्ट आ सकता है। एक बार अंशुल, आपका क्विक व्यू पीआई इंडस्ट्रीज पे, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? देखिए स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे खड़ा है 162 वीक से। इस सपोर्ट को डिफेंड कर रहा है 2860 2870। हल्का सा बाउंस बैक मिल सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। नॉन स्टॉप 4200 रुपए से गिर के आया है, बट कहीं भी 10-20 वीक मूविंग एवरेज 3086 से लेके 3100 के बीच में मिलता है, तो स्टॉक में सेलिंग ही करनी चाहिए। इवेंचुअली ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिख रहा है जिसका टारगेट 2600 के आसपास आएगा, तो एक बार रैली मिल सकती है 3100 आउट जोन में, वहां से स्टॉक सेल करना चाहिए 2600 तक के लिए। बिल्कुल। चलिए, एक राय मुझे ना मैंने जेएसडब्ल्यू में पूछा था प्रदीप जी से, मुझे जेके सीमेंट पे भी प्रदीप जी से एक राय लेनी है कि जेके सीमेंट को 1188 हेक्टेयर के माइनिंग लीज के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रेफर्ड बीडर जो है वो सेलेक्ट किया, डिक्लेयर किया है जेके सीमेंट को। क्या राय प्रदीप जी आपकी इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर है? जेके सीमेंट चार्ट्स पर क्या कहता है? देखिए विकास जी, इससे पहले भी हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा करेक्शंस आया था ऑलमोस्ट 2021 के रेंज पे उस टाइम पे। तो उसके बाद एक तरफा बाइंग और अप ट्रेंड देखने को मिला और अभी भी टॉप से अगर हम देखेंगे मोर देन 30% से ज्यादा नीचे अभी आ चुका है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है। इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट मैक्सिमम 1-1.5 हफ्ता लग सकता है, लेकिन बेस फॉर्मेशन मुझे लगता है कि यही आसपास होना चाहिए। अभी बेस फॉर्मेशन कंफर्मेशन हुआ नहीं है, लेकिन 5050 के रेंज पे जिस तरीके का प्राइस है, मुझे लगता है कि ये वैल्यू जोन है, फेयर वैल्यू पे है, हमें बाई करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 4750 में रखना चाहिए, और कभी भी अगर आपको 4950 से लेके 4900 के रेंज पे मिलता है, इनफैक्ट करेंट जोन से भी मैं बाई करने के लिए रेडी हूँ। टारगेट मुझे लगता है कि इजीली आपको 5850 अगेन 6500 तक आपको देखने को मिलेगा। पर रखेंगे नज़र। पर इसके अलावा जो है आज रचित, एक बार क्विक व्यू आपका पावर स्पेस के काउंटर्स पे लेना चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल ये पूरी एनर्जी क्राइसिस में सेलेक्ट पावर काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं। कोई स्टॉक जो कि आपके लिए स्टैंड आउट कर रहा हो? देखिए शिशु मैम, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। एंड इन रियल केस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं फिर ये बात करूंगा तो बात हो जाएगी कि ये आदमी इतना नेगेटिव क्यों है। क्योंकि देखिए क्लियर केस, हमने लास्ट ईयर भी सेम सिचुएशन देखी थी। पावर स्पेस में एकदम से एक मूवमेंट आया था, वी वर एक्सपेक्टिंग कि समर स्पीक आउट करेंगी, और फिर हमने देखा कि रेंज जल्दी आ गई। सिमिलर कंडीशन इस साल भी हो सकती है। पावर स्पेस में एग्रेसिवली लॉन्ग होने की पोजीशन पे मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, आना चाहिए। जो लोग अभी पोजीशन लेके रखे हुए हैं हायर लेवल्स पे एग्जिट करेंगे, यही एडवाइस रहेगा। इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको पूरे के पूरे पावर स्पेस में भी टाटा पावर, अडानी पावर, एनटीपीसी, टोरेंट पावर, सब में एक सप्लाई देखने को मिलेगी। बहुत एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग की ही राय रहेगी।
ऑलराइट, तो चलिए पावर काउंटर्स यहाँ पर रखेंगे नजर। नहीं रचित, आज आप पे हम ये ज़रूर नहीं बोलेंगे, आज कई दिनों के बाद आपने बाय कॉल्स दी हैं, वो भी आईटी स्पेस पे, तो वो व्यू नहीं है। बट जी हाँ, चलिए मार्केट ओपनिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज देखना होगा कि किस तरीके से जो गिफ्ट निफ्टी गेन्स दिखा रहा था वो सस्टेन होते हैं या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा। निफ्टी बैंक हालांकि 100 पॉइंट्स की ही फिलहाल तेजी दिखा रहा है, बट एचडीएफसी बैंक क्या करता है ये क्रूशल रहेगा। और साथ ही कई सारे आईटी काउंटर्स पर फोकस रहेगा, कैसे वो रीबाउंड करते हैं और कितना सस्टेन करते हैं। इसके अलावा कल के कुछ बीट एंड डाउन नेम्स, जिसमें कि श्रीराम फाइनेंस, एटर्नल, उनमें किस तरीके का रीबाउंड आता है या नहीं वो देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट रेट आपकी स्क्रीन पे, और आज मार्केट की अच्छी शुरुआत 23,170 के ऊपर निफ्टी 50 ने ओपनिंग की है, और निफ्टी बैंक में लगभग 300 अंकों से ज्यादा की तेजी आप फिलहाल देख सकते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, आईटी काउंटर्स ही जो है हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, जहां पर टेकएम, एचसीएल टेक, एटर्नल, ये तमाम काउंटर्स हैं जो कि फिलहाल बन चुके हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स। तो जी हाँ, वहां से शानदार तेजी आपको आती हुई दिख रही है। इसके अलावा एटर्नल की हमने बात की, वो भी लगभग 2% मजबूत है। एलएनटी हाल फिलहाल जमकर पिटाई हुई है, आज मार्केट की तेजी में पार्टिसिपेट कर रहा है, लगभग 2% की तेजी एलएनटी के काउंटर में आपको आती हुई दिखेगी। एसबीआई, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि फिलहाल तेजी दिखा रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट स्पेस में से भी जो है कई सारे आईटी काउंटर्स हैं जो कि अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं, जिसमें कि आप देखिए कोफोर्ज यहाँ पर 3% की तेजी है, टेकएम 3% का उछाल, मिड कैप स्पेस में से परसिस्टेंट आपको 0.25% ऊपर दिखेगा। हम पावर स्पेस की बात कर रहे थे, और आज फिर से टाटा पावर जैसा स्टॉक लगभग 2.5% का मूव दिखाता हुआ। इसके अलावा ओएमसीज, जिनकी जमकर पिटाई हुई थी कल, कई महीनों के निचले स्तर पर थे, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स, वहां पर जो है आज एक अच्छा मोमेंटम हमने आते हुए देखा है। 2 से 3% का मूव आप इन स्टॉक्स में देखेंगे। और जी हाँ, क्रूड में जिस तरीके से गिरावट आई है उसका एक सीधा बेनिफिट इन काउंटर्स को आता हुआ। बट इस बीच निफ्टी 50 की तेजी बढ़ती हुई, यहाँ पर 250 अंकों की तेजी फिलहाल निफ्टी 50 दिखा रहा है, और निफ्टी बैंक में 600 अंकों का उछाल, और मात्र 3 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में जो कि फिलहाल गिरावट का शिकार हो रहे हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक 1% से ज्यादा कमजोर, हिंडाल्को, ओएनजीसी, इनमें थोड़ी गिरावट हावी हो रही है। देखते हैं ये मार्केट के साथ कितना रिकवर होते हैं। आइए एक बार एनएसई 500 की लिस्ट खंगालते हैं और देखते हैं कौन से काउंटर्स में जोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट सोर्स, ओरेकल फाइनेंस, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स, क्रूड में एक थोड़ी सी गिरावट आई है, इंडिगो भी ऊपर रह सकता है। जीएमआर एयरपोर्ट्स थोड़ा सा लिंक्ड काउंटर है, लगभग 3% की तेजी यहाँ पर, डायरेक्टली इस पे तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट होता नहीं है। सिल्वर में बहुत हल्का रीबाउंड आया है, और इसके चलते हिंदुस्तान जिंक में 0.25% की आपको तेजी दिखेगी। पीडीलाइट, ये काउंटर भी आज मजबूत है, लगभग 2.5% की तेजी यहाँ पर आपको दिखेगी, और वोडाफोन आइडिया भी 2% से ज्यादा की तेजी फिलहाल आपको दिखा रहा है। दिग्गज बैंकिंग काउंटर्स में कौन अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो 650 अंकों की हो गई है। आइए क्विकली एक बार नजर डालते हैं, और निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर जो टॉप गेनिंग काउंटर वो बना है बीओबी, इसके बाद एसबीआई लगभग 2.5% का उछाल, और फेडरल बैंक यहाँ पर आपको 2% की तेजी मिलेगी। इंडसइंड, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जो कि फिलहाल 1.5% से ज्यादा का उछाल दिखा रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल काफी अच्छी शुरुआत। अब ये जो तेजी है वो कितनी टिकती है, ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल निफ्टी 50 में 270 अंकों की तेजी, और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो 700 अंकों की हो गई है। तो एक अच्छी शुरुआत जरूर मानेंगे, और साथ ही इंडिया विक्स पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पर 4.5% की कमजोरी हमने आती हुई देखी है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स हो रहा है कूल, और मार्केट में बुल्स फिर से कमबैक करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना। बिल्कुल, तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत हम करते हैं, और शुरुआत करेंगे हम प्रदीप हल्दर जी से। प्रदीप जी, सबसे पहले कहां मौके आपने तलाशे हैं बाजार खुलते के साथ ही हमारे व्यूअर्स के लिए? जी देखिए, टाटा पावर मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। बहुत टाइम बाद टाटा पावर में 410
क्रॉस हो रहा है। अगर नेक्स्ट 5-7 मिनट भी 410 के ऊपर सस्टेन रहता है, मुझे लगता है कि 418 418 उसके बाद 435 तक जाने का इसमें पोटेंशियल है। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 396 के रेंज पे मेंटेन कीजिए और 418 435 के टारगेट के लिए बाई करके जाइए। और एक शॉर्ट कॉल भी है, शॉर्ट कॉल है LTI माइंट्री में 4077 4080 के रेंज पे चल रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए। पहला टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 3950। यहाँ पे 3950 करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है। और एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए ऑलमोस्ट 4130 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और शॉर्ट करके जाइए। बिल्कुल, तो दो कॉल्स आती हुई टाटा पावर, पहली कॉल 418 और 430 के टारगेट के लिए आपको बाई करना है। 411 के आसपास ये शेयर अभी चल रहा है। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहां पर 396 रुपए का। और दूसरी जो है वो सेल कॉल है LTI माइंट्री के ऊपर 3950 के नीचे की तरफ टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो है 4130 का, यानी 4130 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, सेल करना है LTI माइंट्री। ये दोनों टारगेट स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर। चलिए अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, कहां मौके तलाशे आपने बाजार खुलते के साथ? सबसे पहले दो अपडेट रहेंगे। एक KTK बैंक कल क्लोजिंग ट्रेड में बाय दिया था 232 पे, 237.50 का हाई बना है, लगभग 5.5 रुपए बन रहा है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दूसरा सुबह एथर इंडस्ट्री बाय दिया था 1065 पे, 1108 का हाई बना है, टारगेट कंप्लीट हो गया है, यहाँ भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब आपको बाई करना चाहिए MTR टेक। 22 दिन का रेक्टेंगल पैटर्न बना था, फील्ड ब्रेकडाउन हुआ और अब बुल्स टेक ओवर कर रहे हैं, तो वीक लॉन्ग एलिमिनेटेड है, स्ट्रॉन्गर हैंड्स के हाथ में माल है। 3610 के आसपास चल रहा है, इसको बाई करके चलना चाहिए। 3550 का स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट आपका रहेगा 3740 का। तो MTR टेक बाई करके चलना चाहिए ओपनिंग कॉल में। बिल्कुल, सो MTR टेक बाय करना है। 3550 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। 3613 के आसपास ये भाव अभी चल रहे हैं और टारगेट आपको रखना है 3740, 3740 रुपए का आपको टारगेट रखना है। अंशुल जी की तरफ से ये बाई कॉल। रचित जी के पास चलते हैं। रचित जी, क्या ट्रेड आइडिया सजेस्ट करेंगे आप बाजार खुलते ही? विकास भाई, इससे पहले मैं अपनी एक कमी को दूर करना चाहूंगा। यूजुअली कॉल्स दे के चला जाता हूँ, अपडेट देना भूल जाता हूँ, टारगेट सारे हिट हो जाते हैं। आज अंशुल भाई को देखा तो एकदम से मुझे याद आएगा कि ये भी तो एक इम्पोर्टेंट रोल है। कल ICICI बैंक की शॉर्ट कॉल दी थी, उसके टारगेट हिट हो गए। आज HCL टेक और इन्फी की कॉल दी थी, उसके भी टारगेट हिट हो गए हैं। आप चाहें अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आज, इफ यू अलाउ मी, मैं एक अलग चीज करना चाह रहा हूँ। यूजुअली कॉल पुट में मैं इतना ज्यादा एग्रेसिव, चलिए ठीक है, अभी भी अच्छा है। 23,100 लेवल्स के पुट ऑप्शन पे आप नजर डाल सकते हैं। 176 लेवल्स पे चल रहा है और जिस तरीके से पोजीशन, एंड दिस इज ओनली फॉर टुडेज ट्रेड, आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। कभी भी आपको 160 166 की रेंज में दिखे, इसमें एक बार पोजीशन बना लीजिएगा। टारगेट 198 एंड 280 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस होगा 110 रुपए का। आज लाइट फुटेड रहना है, बहुत एग्रेसिव स्टॉक पोजीशंस नहीं कैरी फॉरवर्ड करके जानी है और ये ट्रेड भी आज ही स्क्वायर अप करके निकलनी है। पॉसिबली जिस तरीके से हम मार्केट को कूल ऑफ होते हुए दिख रहे हैं, आपको ये दोनों टारगेट्स हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये राय रचित जी की तरफ से आती है। अच्छा रचित जी, आपने कहा कि आप भूल जाते हैं अपडेट देना, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जब भी टारगेट सेट होते हैं तो हम तीनों एंकर्स में से कोई, मैं हूं या सृष्टि या अभिषेक, हम तीनों जो है अपडेट निश्चित तौर पे हमारे व्यूअर्स को पहुंचा देते हैं कि देखिए हमारे इस मेहमान ने ये राय दी थी और उसका असर जो है वो ये हो चुका है, टारगेट सेट हो चुके हैं। अब जैसे आज देखिए, आज मैंने HDFC बैंक पर आपसे सलाह ली मार्केट खुलने के पहले, आपने कहा कि कमजोर रहेगा। अभी फिलहाल ट्रेडर्स के हिसाब से फिलहाल थोड़ा दूर रहना चाहिए। देखिए 1% की गिरावट वहां दिख रही है, बाजार कमजोर है, HDFC बैंक कमजोर है, मजबूत बाजार के अंदर भी। मैंने प्रदीप जी से पूछा JSW सीमेंट के बारे में, उन्होंने कहा एक बाउंस बैक दिख सकता है, 3% की तेजी वहां दिख रही है। तो हमारे मेहमानों के व्यूज कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये हम अपने व्यूअर्स को लगातार बताते रहते हैं कि प्री ओपन के पहले हमारे मेहमान जैसा बताते हैं, मोस्टली वैसे ही ट्रेड्स जो है वो देखने को मिलते हैं जब बाजार खुलते हैं। तो ये अपडेट हम लगातार पहुंचाते रहते हैं। चलिए शिवांगी जी के पास चलते हैं। शिवांगी जी, आपने कहां मौके तलाशे हैं बाजार खुलने के साथ हमारे व्यूअर्स के लिए? तो मैंने चुना है यहाँ पे डेटा पैटर्न्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे लगातार पिछले 6 हफ्तों से हायर बॉटम फॉर्मेशन है।
और कोई भी छोटे डिक्लाइंस में काफ़ी एक अच्छी स्मार्ट बाइंग देखने को मिल रही है स्टॉक में। पिछले 2 दिनों के डोजी फॉर्मेशन के बाद हम देख रहे हैं कि आज एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिख रही है एंड इसने काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट लिया है लगभग 3100 से और वहाँ से एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है वॉल्यूम्स के साथ। तो डेफ़िनेटली सब कन्फर्म होते हुए दिख रहे हैं इंडिकेटर्स। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 3450 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए और 3250 के एक हम नेक्स्ट स्टॉप लॉस को लगाए रखें। 3250 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और 3450 का रखना है टारगेट डेटा पैटर्न्स के ऊपर। डिफेंस सेक्टर पर थोड़ा थोड़ा बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। वापस हमारे मेहमान जो हैं अंशुल जी की भी कॉल आ गई, अब शिवांगी ने भी कॉल दिया है, तो बदलाव तो कुछ आ रहा है निश्चित तौर पे। चलिए देखते हैं ये बदलाव कितना जो है वो टिकाऊ और कैसे जो है वो चलता है आगे जाकर। अब जरा कुछ और शेयरों पर फोकस करते हैं और उन शेयरों में आप देखिए एक शेयर जो है वो इंडी क्यूब स्पेसेस का आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बाजार खुलते के साथ ये शेयर जो है वो करीब करीब 10% की तेजी दिखा रहा था। अब हालांकि थोड़ी सी जो है वो नरमी ऊपरी इस तरह से देखने को मिल रही है। इस कंपनी ने एक 54 करोड़ रुपए का एक डील किया है साइन, लीजिंग डील है, ऑफिस स्पेस देने के लिए लीजिंग डील है। पुणे में ये डील इन्होंने की है जहां पे ये जीसीसीज को क्लाइंट के तौर पर 1140 सीट्स का एक जो है ऑफिस स्पेस लीज करने वाले हैं। और देखिए पॉजिटिव खबर है, कंपनी की रिएक्शन जो है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अब जो है वो 6.5% के आसपास की तेजी इंडी क्यूब स्पेसेस के अंदर आपको देखने को मिल रही है। जरा इस पर राय लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, इंडी क्यूब स्पेसेस जरा चेक कीजिए, एक बार 6-7% की तेजी दिखा चुका है खबरों के दम पे, अब तो 8% की तेजी जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। क्या राय है आपकी? अगर किसी के पास हो या किसी ने लिए हो आज तो क्या करना चाहिए? विकास जी देखिए, मुझे लगता है कि एक बार ना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का लगातार जैसे आईपीओ आया था उसके बाद ईच एंड एवरी वीक अपना जो सपोर्ट है वो ब्रेक करते हुए नीचे आया है। और ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 238 से नॉन स्टॉप एक सेलिंग प्रेशर और ऐसा बाउंस बैक, इसको हम डेड कैट बाउंस बैक बोलेंगे। और ऑलरेडी देखिए आज भी 172 का हाई लगा के 157 एंड छोटा कंपनी है, 3200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो इसीलिए बेटर रहेगा यहाँ पे फ्रेश कोई बाई पोजीशन नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। एंड अगर किसी ने भी लिया है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए। बिल्कुल। चलिए, तो किसी ने लिया है तो प्रॉफिट बुक करिए, ये सलाह जो है वो प्रदीप जी की तरफ से आती हुई। अच्छा, एक ना फॉर्मूला चेक कराना है अंशुल जी से। अंशुल जी, वो कहते हैं ना कि जहां खुले वहीं पे लो बनाए तो फिर जो है वो क्लोजिंग पॉजिटिव ही होती है। क्या वो टेस्टेड फॉर्मूला है? क्योंकि मैं निफ्टी 50 को देख रहा हूं कि खुला जो है वो 23,110 पे है और लो जो है वो 23,110 के आसपास ही 109.90 का बनाया है। तो क्या ये टेस्टेड फॉर्मूला है कि आज बाजार की क्लोजिंग जो है वो अच्छी पॉजिटिव नोट पे ही होगी? 70% चांसेस ये होते हैं कि ओपन हाई से खुला है तो हम डे लो पे क्लोज होते हैं, ओपन लो से खुले हैं तो डे हाई पे क्लोज होते हैं। केस इन पॉइंट इंडी क्यूब, अभी आपने पूछा 7% अपसाइड है लेकिन ओपन हाई के साथ खुला है। जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता है बाइंग करना थोड़ी सी दिक्कत का काम हो सकता है। तो सेम इज विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आज ओपन लो के साथ खुले हैं और स्पेशली बैंक निफ्टी 53,564 के जो वीकली स्विंग लो था उसको स्वीप करते हुए खुल रहा है। तो कल लास्ट आवर जो 75 मिनट पे हैमर बना था उसके साथ आज ओपन लो के साथ दोनों इंडेक्स पे शुरुआत। प्रोबेबली हम बैंक निफ्टी पे तो कल का हाई क्रॉस कर लिए, निफ्टी पे कल का हाई क्रॉस करते हुए और गैप फिल करते हुए देखेंगे। तो इन जनरल इनटू द ट्रेंड अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ रहती है। अभी अगेंस्ट द ट्रेंड हम खुले हैं ओपन लो के साथ, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए ये एक व्यू पर जी हाँ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट के मूव अभी फ़िलहाल कुछ मिनटों के लिए सस्टेन तो ज़रूर हो रहे हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। अभी फ़िलहाल फ्यूचर्स की बात करें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 150 अंकों के प्रीमियम पे चल रहे हैं और ये तमाम काउंटर्स हैं जिसमें आप मेजॉरिटी देखेंगे कि जो हैवी वेट्स हैं वहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि HDFC बैंक इकलौता वो काउंटर आपको दिखेगा जहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हमने अभी फ़िलहाल आते हुए देख रहे हैं हम। बट एक बार पावर काउंटर्स की बात करते हैं और टाटा पावर खास तौर से, क्योंकि कुछ खबरें ये ज़रूर आ रही हैं कि टाटा पावर के जो गुजरात में मुंद्रा प्लांट को शुरू करने की बात थी अब फाइनली जो है वो होता हुआ दिखेगा और ये एक बड़ा ट्रिगर ज़रूर साबित हो सकता है टाटा पावर के लिए। अगर पूरे इस महीने की बात करें तो मार्च महीने के स्टार्टिंग में कुछ एक रिपोर्ट्स ज़रूर आई थी जिन्होंने बोला था कि शायद मार्च एंडिंग तक टाटा पावर मुंद्रा प्लांट शुरू कर दे, ऐसे कुछ अप्रूवल्स आएंगे। और आप देखिए
देखिए किस तरीके से उन लेवल से इसमें रिकवरी आई है। एक वो फैक्टर था, एक एनर्जी क्राइसिस का फैक्टर, और काफ़ी अच्छे मूव्स ऑलरेडी इस काउंटर ने दिखाए हैं। पर प्रदीप जी, अब 400 के ऊपर निकला है, एक बार क्विक टेक आपका, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मैं तो इसमें पक्का बुलिश ही हूँ। आप देखेंगे 1,31,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया था 5,000 करोड़ के ऊपर। एंड कहीं ना कहीं ईपीएस भी ग्रोथ हुआ, इसमें हुआ है। सो कहीं ना कहीं मेरे को पसंद लगता है, अच्छा लगता है स्टॉक। एंड लास्ट अगर आप 4 से 5 बार का अटेम्प्ट देखेंगे ना, 407, 410 इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। सो जिस तरीके से थोड़ा बहुत आज से एक हफ्ता पहले भी अटेम्प्ट लिया था, मुझे लगता है कि इस बार ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल होने वाला है। और जैसे कि इसीलिए मैंने आज कॉल भी दिया कि 418 और 435 एंड थोड़ा, ये तो अपना 1-2 हफ्ते का कॉल है मैक्सिमम। अगर आप थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू भी रखेंगे, मैक्सिमम 2 क्वार्टर का व्यू भी लेके चलते हो, मुझे लगता है कि 480, 500 ऑन द वे। उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी मुझे लगता है कि 380 के रेंज पे भी स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो 480 तक मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन शॉर्ट टाइम में 1 से 2, 3, 4 दिन के व्यू से मुझे लगता है कि 418 एंड 435 पॉसिबल है। और एक अपडेट देना पसंद करूंगा, सुबह जो मैंने अभी कॉल दिया था त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इसका पहला टारगेट आया है 352 का। जनरली मेरा टारगेट थोड़ा लंबा रहता है, इसीलिए आने के लिए भी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अच्छा खासा पहला टारगेट आ चुका है। एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। और जी हाँ, सुबह प्रदीप जी की कॉल भी थी टाटा पावर पे, और उस पर एक अपडेट उन्होंने दिया कि देखिए 418 तक ये ज़रूर आ सकता है। ये शॉर्ट टर्म कॉल है, बट लंबे समय के लिए भी आप टाटा पावर में बने रह सकते हैं, और उसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट। पर देखिए, मेटल काउंटर्स के रीबाउंड की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर टाटा स्टील लगभग 4% की तेज़ी दिखाता हुआ निफ्टी का टॉप गेनर बन चुका है। और साथ ही साथ पूरे एनर्जी बास्केट में आप देखिए आज जोश है। कोल इंडिया भी लगभग 3% की तेज़ी दिखा रहा है। एनटीपीसी एनर्जी से रिलेटेड 2% की तेज़ी यहाँ पर आती हुई। बट अंशुल जी, एक बार टाटा स्टील पे आपका क्विक व्यू, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, टाटा स्टील के साथ एक टाटा पावर पे भी अपडेट रहेगा 385 और जोन में। 16 मार्च को आपने एक सवाल पूछा था, जब हमने बाई दिया था 416.75 के टारगेट के लिए, 413 रुपए आ गया है। एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और 50% क्वांटिटी होल्ड करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि 416.75 का ब्रेकआउट बनेगा, तो 50% बुक करके 50% होल्ड करना चाहिए। सेम इज विद टाटा स्टील। इसमें भी आपका सवाल था मंडे 16 मार्च को अराउंड 183 ऑड लेवल्स, जहाँ से हमने डिस्कस किया था कि ये 82 वीक्स के वीसीपी ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर चुका है। यहाँ से ट्रेडर्स को लेना चाहिए 204 रुपए तक के लिए, और इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए 224, 240 के लिए। तो कंफर्टेबली ट्रेडर के टारगेट 204 की तरफ बढ़ रहा है। वहां पे रिव्यू करेंगे प्रॉफिट बुक करना है या फर्दर इसको एक्सटेंड करना है। तो फिलहाल 204 रुपए आते हुए दिख रहा है। चलिए, 204 रुपये आते हुए दिख रहा है टाटा स्टील। ये पर्टिकुलर स्टॉक पे एक अपडेट, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि टाटा पावर में काफ़ी अच्छा एक्शन। इसके अलावा रचित, एक बार ओएमसीज पर आपका व्यू चाहिए, क्योंकि देखिए ये भी बीटन नाउ नेम्स हैं। कच्चे तेल का बढ़ना इनके लिए नेगेटिव ज़रूर है, बट काफ़ी महीनों के निचले स्तर पर हैं। रचित, क्या इन लेवल से एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है एचपीसीएल या बीपीसीएल में? अच्छा, शायद रचित से हमारा संपर्क टूट चुका है। पर शिवांगी, आपका कोई व्यू बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन लेवल्स पे आप कैसे देख रही हैं इनको? जी सृष्टि, अगर हम इस स्टॉक्स को या इस स्पेस को पूरा देखें, ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल के प्राइसेस के मूवमेंट का काफ़ी एक रहेगा इसमें इफेक्ट। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉलेटाइल भी हो रखा है ग्लोबल कंसर्न्स और ग्लोबल टेंशन्स के कारण। बट अगर हम इन स्टॉक्स को स्ट्रक्चरली, अगर टेक्निकली अगर हम देखें, तो इनका जो मंथली बेसिस पे स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत डैम्पेंड होते हुए दिखा है। तो यहाँ से रिकवरी थोड़ी टाइम लग सकती है, पेशेंस रखना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। और अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। एक पुल बैक मूव की जरूरत है और फिर एक अच्छी फॉलो अप बाइंग देखने को मिलेगी। बट मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ पे कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लें और बॉटम फिशिंग ना करें, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफी है। बॉटम फिशिंग ना करें, क्योंकि जी हाँ, वॉलेटाइल बहुत हैं ये काउंटर्स। देखते हैं आगे किस तरीके का एक्शन पैन आउट होता है। बताइए, एक और मेहमान का स्वागत करते हैं। अब हमारे साथ गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो गौरव, अच्छी शुरुआत हुई है मार्केट्स की, ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे आपके स्टॉक आइडियाज़ कहाँ पर हैं?
Hi, good morning, Srishti. Good morning to my co-panelists, and thanks for having me on the show today. No doubt, बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है. Courtesy जो क्रूड प्राइसेस में नरमी आई कल के दिन में एक बहुत तेज अपमूव देखने को मिला जिसकी वजह से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई अक्रॉस द बोर्ड. अभी एज वी स्पीक स्लाइटली ऑन अ लाइटर नोट ट्रेड कर रहा है 0.25-2% की गिरावट के साथ 106-107 लेवल के आसपास क्रूड ऑयल. ओवरऑल ऑल आइज विल बी ऑन क्रूड. अगर क्रूड की समस्या और गैस की समस्या फर्दर इंटेंसिफाई होती है तो ऊपरी स्तरों पे भारतीय बाजारों का टिक पाना मुश्किल हो जाएगा और वहीं अगर नरमी आती है तो it will be quite possible to see a further extension. Therefore, आज के सेशन में बहुत क्रूशल होगा. आगे 2 दिन का छुट्टी है, सैटरडे एंड संडे आर ऑफ, तो इट इज एट बेस्ट टू कीप पोजीशंस लाइट. बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए. आई हैव आइडेंटिफाइड 2 स्टॉक्स जो मुझे खासे अच्छे लग रहे हैं. एक डिफेंसिव पैक से चुना है और बिंदु फार्मा का स्टॉक एक अच्छी गिरावट के बाद फुल बैक रन अप देखने को मिल रहा है. 2.5% तेज है. 1280 के लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है. इट सीम्स टू बी इम्प्रेसिव बाय एट दीज लेवल्स. यहाँ से हम बाय कंसिडर कर सकते हैं स्टॉक के अंदर. जो स्टॉप लॉस रखना है दैट इज क्लोज टू 1200 ऑड लेवल्स और 1320 से 1350 के लेवल्स ऑन अ पोजिशनल बेसिस इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं. जो दूसरा स्टॉक मुझे आज काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है दैट इज फेडरल बैंक. एक अच्छी गिरावट के बाद पुल बैक रन अप देखने को मिल रहा है. कल एक रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ था 100 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास और वहां से अब बिल्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है. आई फर्मली बिलीव एट अ प्राइस ऑफ 273 ये एक अट्रैक्टिव बेट है. यहाँ से इसे बाय कर सकते हैं. स्टॉप लॉस मेंटेन करें 264 का एंड 282 इज द फर्स्ट टारगेट. 288 इज द नेक्स्ट टारगेट. 288 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को लिया जा सकता है ऑन अ पोजिशनल बेसिस फॉर नेक्स्ट वीक. बिल्कुल. तो ये 2 कॉल्स आपके पास आती हुई और फार्मा और उसके अलावा फेडरल बैंक गौरव शर्मा जी की तरफ से. चलिए बैंक की बात इन्होंने की है तो पीएसयू बैंकों पर जरा फोकस करते हैं. आज अगर आप देखेंगे चढ़ने वाले शेयरों में ना खासकर जो है वो निफ्टी बैंक के चढ़ने वाले शेयरों में आप देखेंगे तो पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, केनरा बैंक ये तमाम शेयर जो है वो अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं. और अगर आप सेक्टोरल इंडाइसेस देखेंगे ना तो निफ्टी पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है वो 3.5% चढ़ा हुआ है. बाजार को चढ़ाने में जो सबसे अहम योगदान कंट्रीब्यूशन के हिसाब से होते हैं वो फाइनेंशियल्स के शेयर्स होते हैं और आईटी के शेयर्स होते हैं. और आज दोनों ही खेमों में अच्छी खासी तेजी दिख रही है और उसकी वजह से आप देखिए बाजार भी शानदार तेजी इस वक्त दिखा रहा है. एक राय मैं पीएसयू बैंकों पर लेना चाहता हूं शिवांगी जी से. इन पीएसयू बैंकों में चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, केनरा बैंक हो, बीओबी हो, कोई शेयर आपको पसंद है शिवांगी जी और क्या राय आपकी बनती है पीएसयू खेमे पर आज? जी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में अगर मेरी राय रहेगी तो यहाँ पे हमने देखा है कि रेजिलेंस रहा है इस पूरे मार्केट्स में. बट हालांकि पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा है कि काफी वॉलेटाइल हो गए थे ये स्टॉक और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है. बट ऐसे में भी हम देख रहे हैं कि एसबीआई एक काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को वीकली फ्रेम में. तो काफी एक अच्छी लेवल्स सपोर्ट लेते हुए दिखी है यहाँ पे. तो डेफिनेटली एसबीआई रडार पे रहेगा और यहाँ पे एक पोर्टफोलियो स्टॉक तो बिल्कुल रहना चाहिए एसबीआई. बट एक शॉर्ट स्विंग के लिए भी एक अच्छे मौके यहाँ पे अभी बनते हुए दिख रहे हैं. 1110 के एक नेक्स्ट लक्ष्य के लिए हम स्टॉक को नजर पे रख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे एंड 1070 के एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करें हम आगे की तरफ. बिल्कुल. तो ये राय खासकर एसबीआई पर और तमाम पीएसयू बैंकों के ऊपर शिवांगी जी की तरफ से आती है. वैसे एक शेयर जो है आज निफ्टी 500 का ना टॉप गेनर बना हुआ है. बड़े वॉल्यूम के साथ 63 लाख के वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स के अंदर. हैप्पीएस्ट माइंड्स जो आईटी कंपनी है एक और अच्छी खासी तेजी 11% की तेजी इस वक्त दिखा रही है ये कंपनी. इस कंपनी का शेयर निश्चित तौर पे आईटी में रिकवरी आई है उसका फायदा इस कंपनी को मिल रहा है. लेकिन 11% और इतने बड़े वॉल्यूम के साथ 63 लाख के वॉल्यूम के साथ अंशुल जी जरा एक बार चेक कीजिए हैप्पीएस्ट माइंड क्या किया जाए अगर किसी के पास है तो. सवाल था वो उसका जवाब भी इसी में मिल जाएगा. हैप्पीएस्ट माइंड आज ओपन लो के साथ चला है. फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है. 3 दिन में 37% चलने के बाद पिछले 6 दिन से करेक्ट कर रहा था. 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप हुआ और आज ओपन लो के साथ चला है. तो प्रोबेबली जो फ्लैग का हाई है 454 ये पहला टारगेट बनना चाहिए और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर एक्सटेंड करके 480 तक भी जा सकता है. तो जस्ट स्टार्ट ऑफ अ मूव है.
यहाँ पे अगर ले रहे हैं तो आज का लो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको 395 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। 15 रुपए की रिस्क रहेगी और ऊपर में टारगेट 454 का लगाना चाहिए, जहां पे रिवाइज करेंगे कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। तो ये राय आपको आती हुई हैप्पीएस्ट माइंड से ऊपर। चलिए कुछ और शेयर्स पर, कुछ और सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। आज देखिए मेटल शेयर्स जो है वो अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं और तमाम जो मेटल काउंटर्स हैं, टाटा स्टील देखिए 4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है इस वक्त। जरा एक राय मेटल काउंटर पर लेते हैं गौरव जी से। गौरव जी जरा एक बार मेटल सेक्टर पर अपनी राय बताइए। मेटल में आपको क्या कुछ पसंद है? आज देखिए टाटा स्टील हो चाहे वो वेदांता हो, दोनों शेयर जो है वो अच्छी खासी तेजी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। हालांकि जो एल्यूमिनियम को लेकर जो खबर आई थी वो थोड़ी नेगेटिव खबर थी कि जो लंदन मेटल एक्सचेंज है उसके ऊपर जो एल्यूमिनियम प्राइसेस हैं अचानक से 8% करेक्ट हो गए थे, 8% गिर गए थे और जो गिरावट थी वो 2018 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी एल्यूमिनियम प्राइसेस में। लेकिन बावजूद उसके तमाम जो मेटल काउंटर्स हैं इंक्लूडिंग वेदांता आज अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। क्या नजरिया है आपका इन काउंटर्स पर? विकास जी, मेटल इंडेक्स अपने मीडियम टर्म सपोर्ट्स को टेस्ट करके अब एक रिवर्सल की तरफ बन रहा है। 11,600 620 प्राइस पॉइंट पे यहाँ से इसका रिवर्सल कंफर्म होगा, ब्रेकआउट कंफर्म होगा। टाटा स्टील के अंदर जिस प्रकार से मूव आज देखने को मिला है, अगेन दैट इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट भी इंडिकेट हो चुका है, इसके अंदर ब्रेकआउट आ चुका है। तो सर्टेनली यहाँ पे अगर चाहे ट्रेडर्स तो पोजीशन ले सकते हैं एट ए प्राइस ऑफ 198, बाय कर सकते हैं। 194 का स्टॉप लेना है एंड 205 से 210 210 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सिमिलरली और जो दिग्गज शेयर हैं इस स्पेस पे, उनमें भी धीमे धीमे अपटेक आ रहा है। मुझे एक शेयर जो फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पसंद आता है, दैट इज हिंडाल्को। पूरी की पूरी इस मूव के अंदर कोई गिरावट नहीं आई है, एक स्टेलर अप मूव रहा है। कोई भी डे पे स्टॉक के अंदर अगर आगे दिखता है तो उसे अपने पोर्टफोलियो में एडअप करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। 100 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के फिलहाल नजदीक ट्रेड कर रहा है। अगर मैं फाइनेंशियल फ्रंट पे बात करूं तो बहुत ही रीजनेबली या ये कहेंगे चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है और इतनी क्वालिटी कंपनी है विद अ वेरी फाइन पेरेंटेज। तो आई थिंक ऑल इन ऑल टू sum up from a medium to long term perspective, Hindalco is a good buy। ट्रेडिंग करनी है टाटा स्टील को ले सकते हैं। तो हिंडाल्को इज़ अ गुड बाय यहाँ पर और इस काउंटर पर रखेंगे नज़र। पर चलिए अब हमारे एक और ख़ास मेहमान के पास चलते हैं। हमारे साथ अब स्टूडियो में कुणाल बोत्रा जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। आज अच्छी शुरुआत हुई है मार्केट्स की, सबसे पहले आपके ट्रेडिंग आइडियाज़। जी हाँ, काफ़ी अच्छा स्टार्ट है मार्केट्स के लिए और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे सेक्टर्स पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की वेव आ रही है। लेट्स होप ये सस्टेन करे मार्केट्स में। कुछ बाय कॉल्स यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। पहला इनफैक्ट बाय कॉल रहेगा पावर फाइनेंस पे, जो मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा चार्ट ब्रेकआउट बन चुका है। एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है पीएफसी पर, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा बाय। टारगेट रख सकते हैं करीबन 438 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 412 का। सेकेंड जो बाय कॉल सजेस्ट करूँगा वो रहेगा टाटा पावर पर, बिकॉज ये स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न, एक स्विंग ब्रेकआउट दिया है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसने 200 मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट को भी सस्टेन किया है। 410 411 पे ट्रेड कर रहा है टाटा पावर, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। टारगेट रख सकते हैं 428 का, स्टॉप लॉस 403 का। ऑलराइट, तो चलिए टाटा पावर और यहाँ पर आपको ट्रेडिंग कॉल आती हुई 430, माफ़ कीजिएगा, पीएफसी के टारगेट्स हैं जहाँ पर 438 के टारगेट्स आपको ध्यान में रखने हैं और टाटा पावर के लिए 428 के टारगेट्स आप ध्यान में रख सकते हैं। सुबह से ही देखिए पावर शेयर में ज़बरदस्त, पावरफुल और इम्पैक्टफुल मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी हैं ये काउंटर्स। बट एक बार मार्केट पर क्विक चेक लें तो जी हाँ, यहाँ पर निफ्टी की जो तेज़ी है वो अब ऊपरी स्तरों से थोड़ी कम हुई है। 250 अंकों की तेज़ी फिलहाल दिख रही है और निफ्टी बैंक 750 अंकों से ज़्यादा का उछाल फिलहाल दिखाई दे रहा है। बट आईटी काउंटर की जो तेज़ी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी फिजल आउट होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप कई सारे आईटी स्टॉक्स को देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक एम, ये फिलहाल आपको डे लो पर आते हुए दिखेंगे। तो ऊपरी स्तरों से थोड़े से यहाँ पर गिरावट ज़रूर हुई है। देखते हैं कि आगे किस तरीके से कैचअप मूव आता है। बट जीएमआर एयरपोर्ट्स यहाँ पर 4% का उछाल हम ज़रूर
भरपूर आते हुए देख रहे हैं। एक बार शिवांगी, आपका व्यू GMR एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि देखिए ऑपरेशंस तो डिस्टर्ब हुए ही हैं, चाहे डोमेस्टिक बिजनेस ठीक चल रहा हो, बट इंटरनेशनल एक्सपोजर जो भी है कंपनी का, वहाँ पर फुटफॉल कम होने से इम्पैक्ट ज़रूर हुआ होगा, इसीलिए हाल फिलहाल फिर से 90 के आसपास आ चुका है। बट यहाँ से किस तरीके का रीबाउंड एंटिसिपेट करें? GMR एयरपोर्ट की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ऑफ कोर्स डेली फ्रेम में थोड़े बहुत प्रेशर है, बट वीकली बेसिस पे अभी भी स्टॉक सपोर्ट लेवल्स के इनफैक्ट है। इनफैक्ट मंथली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि जो अक्टूबर लो था वो उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखा है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट अहम लेवल बनते हुए दिखेगा नेक्स्ट। तो 86 के लेवल्स को हम ध्यान रखें, बट ऑफ कोर्स ये पोजिशनल लेवल है। एंड पोजिशनली अगर इस स्टॉक को हम देखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अपसाइड जो है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ नजर आएगा, बट थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। तो एक पोजिशनल कॉल की तरह से ये बनते हुए दिख रहा है। ऑफ कोर्स फ्रेश बाय नहीं है, पर जो लोगों ने रखा है तो उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ही आगे बढ़े। राइट, तो चलिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे बढ़ें और एक पोजिशनल व्यू GMR एयरपोर्ट्स पे। बट इसके अलावा आज आप देखेंगे तो ऑटो काउंटर्स में से कुछ सिलेक्ट बीटन डाउन नेम्स जो हैं उनमें रीबाउंड आ रहा है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा एक वो काउंटर ज़रूर है। एक बार कुणाल, आपका व्यू लेना चाहेंगे। एस्कॉर्ट्स कुबोटा 4% की तेज़ी ऑलरेडी है, कैसे देखें इसको? तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे ऑटो स्टॉक्स में एक शॉर्ट कवरिंग की वेव आ रही है। एस्कॉर्ट्स भी अगर लास्ट 2 महीने में देखें तो 4000 से स्टॉक करीबन 3000 के लेवल्स के नीचे चला गया था। तो एक अच्छा खासा करेक्शन 25% का एक करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है। उस हिसाब से सर लग रहा है कि एक बाउंस बैक ट्रेड है एस्कॉर्ट्स का। जनरली जो एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक होती है वो 2 डेज या 3 डेज की स्विंग हाई पे पहले टेस्ट करती है स्टॉक प्राइस में। करंट लेवल स्टॉक का 3000 है। 2 डेज या 3 डेज का स्विंग हाई अगर हम देखें तो करीबन 3100 के आसपास है। तो कोई भी ट्रेडर अगर यहाँ से प्ले करना चाहे तो मेरा मानना है कि 3100 का एक पहला लक्ष्य, पहला टारगेट रख सकता है एस्कॉर्ट्स पर। स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं 2950 का। तो ये राय आपको स्कॉट्स के ऊपर आती हुई। चलिए कुछ और शेयरों पर जरा फोकस करते हैं और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं लेमन ट्री को। लेमन ट्री को लेकर एक खबर आई और खबर के बाद आज शेयर जो है वो 1.5-2% की मजबूती दिखा रहा है। लेमन ट्री ने बेसिकली 50 कमरों का एक रिसोर्ट जो है वो लोनावला में एक लाइसेंस एग्रीमेंट के थ्रू एक्वायर किया है इन्होंने। और ये इनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है कार्नेशन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके थ्रू ये रिसोर्ट जो है वो मैनेज किया जाएगा। 50 कमरों का रिसोर्ट है लोनावला में। अच्छी पॉजिटिव खबर है। वैसे तो बहुत ज्यादा रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन क्या ये रिएक्शन और बढ़ सकता है? क्या ये जो है वो स्टॉक मजबूती का ट्रेंड दिखा रहा है लेमन ट्री होटल्स? जरा एक बार इसको चेक करा लेते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी, लेमन ट्री होटल्स चेक कीजिए जरा, क्या आपके ट्रैकिंग लिस्ट में है ये शेयर? सर बिल्कुल है और बाउंस बैक कर सकता है। 129 दिन से नॉन स्टॉप पिटाई हो रही है 44.87% की। रिवर्सल पहला बना था ट्यूसडे 17 मार्च को। 2 दिन से इनसाइड बार बन रहा है। अब पूरे 4 दिन का हाई मिला लें तो 108 रुपए 60 पैसे आता है। 108 रुपए 60 पैसे क्रॉस करता है तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेना चाहिए। 20 डे मूविंग एवरेज 112 रुपए के आसपास है, ये पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर एक अनमिटिगेटेड लेवल 119 के आसपास है, वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो 112 119 के लिए बाई करना चाहिए, बट 108.50 के ब्रेकआउट के बाद तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। 1.5 रुपए महंगा खरीदेंगे तो शायद 8 से 10 रुपए महंगा बिक जाएगा। तो 108.50 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, फिर जरूर लेमन ट्री बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेमन ट्री के ऊपर ये राय हो गई। एक स्टॉक जिसपे मैं गौरव जी से राय लेना चाहता हूं वो है इटर्नल का। जोमेटो की पेरेंट कंपनी है इटर्नल। पहले 3 दिन जो इस हफ्ते के थे, चाहे वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन तीनों दिन में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आई। कल की गिरावट में इसने सारे गेन्स अपने गंवा दिए। और जो अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 के वॉस्ट परफॉर्मेंस ना, उसमें 2 कंपनियां आपको दिखेंगी, वो इटर्नल और श्रीराम फाइनेंस, ये 2 कंपनियां आपको दिखेंगी। उसमें करना क्या चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। जब चढ़ता है शेयर 3 दिन लगातार चढ़ रहा है, फिर अचानक एक दिन में पूरी बढ़त जो है वो गंवा देता है। परेशानियां लगातार दिख रही हैं, बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है पिछले कई दिनों में देखा जाए अगर तो। गौरव जी, क्या राय है आपकी? पोजिशनली अगर किसी के पास हो तो क्या करना चाहिए, और इन लेवल्स पे अगर कुछ आप ट्रेड भी सजेस्ट करना चाहें तो वो भी बता सकते हैं आप।
बिकॉज इट सर्टनली अगर मैं पिछले कुछ समय की बात करूं तो एक हेवीली बीटेड डाउन स्टॉक है। 360 से गिरावट चालू हुई है और उसके बाद थमने का नाम नहीं ले रही है। 210 का लेवल भी ये स्टॉक छू चुका है। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जिटर सामने आ रहे थे। जिन वैल्यूएशंस पे कंपनी थी और जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल था, अगर तो कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस फेस कर रहा था। गैस परेशानी के चलते जिस तरीके से रेस्टोरेंट बिजनेस हिट हुआ है, अगेन दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर दीज कंपनीज। अब ओवरऑल सिचुएशन की बात करूं तो यस, कुछ अभी भी दिक्कत परेशानियां हैं। सो पॉसिबिलिटी ऑफ अ फर्दर डिक्लाइन काफी हाई है इसके अंदर। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म 1 2 या 3 4 दिन के ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट की मैं बात करूं तो पिछले 3 दिन के मूव के बाद एक छोटा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। पुल बैक ऑलमोस्ट अगर 3 दिन का 50% रिट्रेस कर दिया है और वहां से अब एक धीमे धीमे एक चाल बिल्डअप कर रहा है। आई थिंक 234-35 का निकालेगा जैसे ही ये स्टॉक, तो एक अपमूव की गुंजाइश बनेगी 238 से 242 की रेंज की। तो छोटे ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी जरूर है। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें 228 रुपए का। तो 228 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। एटर्नल या नियर टर्म में 1 2 दिन में एक बाउंस बैक ज़रूर दिखा सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त तो चला है जानने का आपके लिए ऑप्शन की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। आज आपको ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे संतोष मीना जुड़ चुके हैं। संतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में रणनीति? यस सो ऑप्शंस में मेरा फोकस पावर स्पेस पर ही है। पीएफसी इस काउंटर की बात करें तो इसमें एक ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक पे इसने 20 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। शायद साथ में कॉल राइटर्स बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें आज अच्छा मोमेंटम बन सकता है, बढ़िया तेजी बनेगी। और 430 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। 7 रुपए के अराउंड एक फर्स्ट टारगेट 11 रुपए का रहेगा। ये पीएफसी अभी देखिए कि तमाम एक्सपर्ट्स इसको जो है रिकमेंड कर रहे हैं। अभी कुणाल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर एक कॉल दी पर ऑप्शन के जरिए भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। 430 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो 6.6 से 7 के बीच में लीजिए। 11 रुपये का लक्ष्य पर स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिए। 4.5 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आज ये ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। बट हम अपने तमाम दर्शकों को ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ सेगमेंट में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये नुकसान 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में ही रखकर आप ट्रेड लें अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो। पर चलिए फिर से मार्केट्स की तरफ एक बार लौटेंगे। कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें बहुत बेहतरीन एक्शन है और इस मार्केट की रिकवरी में कहाँ पर आप ट्रेडिंग आइडियाज़ लेंगे, इसी पर हमारा पूरा फोकस है। हमने सुबह HPCL BPCL की बात की थी। अब आप देखिए वहाँ पर तेज़ी बढ़ती हुई। अब HPCL के स्टॉक में लगभग 5% का उछाल जो है हम आते हुए देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग है देखना कि आगे किस तरीके का मूव रहेगा। बट BHEL, एक बार अंशुल आपका व्यू BHEL पे, क्योंकि ये भी कल काफ़ी पिटाई का शिकार हुआ और हाल फिलहाल जिस तरीके का नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है काउंटर गिर ही रहा है। बट अंशुल 250 से 260 के बीच में आई थिंक अब काफ़ी समय बिता लिया है BHEL ने। क्या लग रहा है कि जल्दी नियर टर्म में ये उस रेंज से बाहर निकल सकता है? देखिए मंथली चार्ट पे लास्ट मंथ इनसाइड बार था और उसी के अंदर करंट मंथ भी स्पेंड हो रहा है। तो आपने एकदम सही कहा कि टाइटनेस बहुत अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम है स्टॉक वीकली चार्ट पे ना नीचे 50 वीक मूविंग एवरेज तोड़ रहा है, ना ऊपर बुल्स 10-20 वीक मूविंग एवरेज तोड़ पा रहे हैं। तो जब तक रेंज के बाहर नहीं निकलता है तब तक थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये रेंज और लंबी चल सकती है। ऊपर में या तो 271 तोड़े तो थोड़ा सा बाई बनेगा 295 तक के लिए, या फिर नीचे में 247 के नीचे ब्रेकडाउन दे तो फिर 229 के टारगेट्स ओपन होंगे। फिलहाल साइडवेज रेंज में है। ऑप्शन सेलर्स के लिए आइडियल स्टॉक है, बट मोमेंटम प्लेयर्स के लिए अवॉइड करना चाहिए। 271 247 इस रेंज का जब ब्रेकआउट बने तब ट्रेड बनेगा ऑन द साइड ऑफ ब्रेकआउट। 271 आप ध्यान में रखिए और 247 आप ध्यान में रखिए। ये दोनों ही लेवल्स के या तो ऊपर जाए या तो नीचे, तब ट्रेड लें। अभी पीएफसी रेंज में फंसा हुआ है, इसको अवॉइड करें। ये फिलहाल राय आती हुई अंशुल जी की तरफ से। बताइए एक और स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं जहां पर आज हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं और वो है यूपीएल।
शिवांगी, एक बार आपका व्यू लेना चाहेंगे यूपीएल पे। शिवांगी, ओके, शिवांगी शायद हमारे साथ नहीं है। गौरव है हमारे साथ। गौरव, एक बार यूपीएल पे आप क्यों ना राय दीजिए, क्योंकि देखिए मैं देख पा रही थी कि देखिए हाल फिलहाल नतीजे अच्छे हैं। ये पूरी ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो देखिए तमाम सेक्टर्स, केमिकल सेक्टर भी उससे छूटा नहीं है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। 630 के लेवल्स फिर से यूपीएल में आते हुए और हर बार 600 के आसपास ये रिबाउंड होता हुआ दिख रहा है। क्या इन स्तरों पे अच्छा मौका है कि यूपीएल को एक्यूमुलेट करे? क्या राय रख रहे हैं आप? Well, sister, absolutely. Agrochemical space का एक दिग्गज कंपनी है एंड एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट। अब इस गिरावट के चलते आई फाइंड रियल कंफर्ट इन द स्टॉक। वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं, फेयरली रीजनेबल वैल्यूएशंस पे कंपनी अवेलेबल है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी अच्छा है। और अगर ट्रेडिंग के हिसाब से देखूं तो केवल एक छोटा सा वेट करेंगे 635 रुपए के ऊपर। जैसे ये स्टॉक निकलता है, इसके अंदर मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से 660 का एक इमीडिएट टारगेट हमें देखने को मिलेगा और वहां से फर्दर बिल्टअप की गुंजाइश है टुवर्ड 680 लेवल्स। स्टॉप लॉस रखें 620 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो स्टॉप लॉस टू टारगेट का रेशियो भी काफी फेवरेबल है। सो फ्रॉम बोथ ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये शेयर अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। कैन बाय इट। सकते हैं आप यूपीएल में, ये फिलहाल राय आती हुई इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। बट एक और काउंटर अंशुल जी, वो है नाटको फार्मा। आप देखिए, मुझे पता है कि आप कई दिनों से इसको ट्रैक भी कर रहे थे। 1000 रुपये के ऊपर जो है इसमें ब्रेकआउट आने की भी उम्मीद थी और आपने इस पूरे रैली में काफ़ी बड़े मूव्स भी पकड़े हैं नाटको फार्मा में, जहाँ तक मुझे याद है। बट जो अब खबर आई है नाटको फार्मा के लिए, वो कहीं ना कहीं और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का कहना है कि सेमाग्लूटाइड के इंजेक्शंस जो हैं उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं और भारतीय बाज़ारों में जो इंजेक्शंस हैं वो कंपनी ने उतारे हैं। काफ़ी पॉजिटिव खबर है। और अब देखिए 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने पॉजिटिव ही रिटर्न दिया है। अंशुल जी, अब क्या व्यू रख रहे हैं नाटको फार्मा में? क्या फिर से 1000 तक की रेस लगा सकता है ये? देखिए बिल्कुल स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहा है। 948 का मेजर सपोर्ट है, जहां से बाउंस बैक करके 960 आया है और ये 948 67 डेज के कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट रीटेस्ट पॉइंट है। तो ये आइडियल है जहां पे लो रिस्क एंट्री, जिसको हम कहते हैं लोएस्ट रिस्क एंट्री, और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवरेबल होता है, वो उस पॉइंट पे खड़ा है। 948 पे अगर मिल जाता बहुत बेहतरीन होता है, बट ओपन लो के साथ चला है। 960 के आसपास भी फ्रेश लॉन्ग लिए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस हर कीमत पे 932 का रहेगा, राउंड फिगर 930 लगा लीजिए। 30 रुपए की रिस्क है। अगर ये 30 रुपए की रिस्क नहीं कटती है तो पहला टारगेट आपका बनेगा 1020 का, उसके ऊपर स्विंग हाई 1053 का, और ओवरऑल इस पूरे पैटर्न के ब्रेकआउट का टारगेट है 1100 का। तो 1100 तक जाते हुए दिख रहा है, बट उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 2 से 3 महीने का स्लो एंड स्टडी। इमीडिएट टारगेट आपको ये स्विंग हाई जो लेटेस्ट बना है 1053 का, ये पकड़ के चलना चाहिए। तो चलिए, नाटको फार्मा यहाँ पर आपके लिए व्यू और कई सारे लेवल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बट इस बीच आप देखिए रुपए जो है नया रिकॉर्ड लो छूता हुआ दिखा है। अब रुपए ने 93.12 प्रति डॉलर का भाव टच कर दिया है, एक नया रिकॉर्ड लो पर लुढ़कता हुआ रुपया। इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिए, क्योंकि देखिए ये इक्विटी मार्केट्स के लिए ओवरऑल इतना अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि आज जो है मार्केट्स तेज़ हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट अच्छा है, शॉर्ट कवरिंग का सहारा है, बट देखिए बड़ा फैक्टर है। अब इसमें जो है आरबीआई कितना इंटरवीन करती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही ऐसे स्पेस में आपको वो ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज कौन सी हैं जिनको डॉलर्स में पेमेंट मिलती है। कुछ ऑटो कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज को इसका फ़ायदा होता है, तो नियर टर्म में कहीं ना कहीं उनके लिए ये पॉजिटिव ज़रूर माना जाएगा। बट ओवरऑल जो है आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि रुपए की चाल कैसी है, आरबीआई इस समय इंटरवेन करेगी या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा और यहाँ से किस तरीके से गिरावट गहराती है। बट अभी के लिए मार्केट्स अच्छी तरीके से होल्ड करते हुए 23,250 के लेवल्स आप निफ्टी 50 में देखेंगे। बट वेंकीज, ये स्टॉक की आमतौर पे हम इतनी चर्चा करते नहीं हैं, बट आज गौरव वेंकीज का शेयर लगभग 5% का मूव दिखा रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग जो कि आप वेंकी में स्पॉट कर पाएं?
Even I am not tracking this on a regular basis, but जितना जो मेरे सामने अभी चार्ट फॉर्मेशन पे देख रहा हूँ एक लॉन्ग टर्म अंडर परफॉर्मेंस है। कोई भी हाई सस्टेन नहीं कर रहा है, लोअर लो फॉर्म कर रहा है। यस, आज के दिन में जरूर है एक छोटा ट्रेड अगर बनेगा तो दैट बी क्लोज टू 1320 1320 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलने में कामयाब होता है और 10-15 मिनट सस्टेन कर पाता है वहां पे, देयर आफ्टर ए फर्दर अपवर्ड टुवर्ड 1350 एंड 1400 की पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 1220 रुपए का, आई एम सॉरी 1250 रुपए का उस टाइम पे, एंड देन अपनी पोजीशन बनाएं क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। आई डोंट नो इस के पीछे फिलहाल अभी कोई न्यूज फ्रंट सपोर्टेड है या एक नॉर्मल बाइंग है, आई डू नॉट हैव अ बेटर आइडिया अबाउट इट, बट चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि 1320 के अराउंड पे ब्रेकआउट आने की पूरी गुंजाइश है स्टॉक। चलिए, एक ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। देखिए, इतना ट्रैक करते नहीं हैं गौरव जी भी इसको इतना ट्रैक नहीं करते हैं, बट देखिए जो बीटन डाउन नेम्स हैं थोड़े मूव दिखाएं, पैटर्न ठीक लगे तो उसके बारे में डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है। देखते हैं आगे किस तरीके का मूव रहता है। बट इसी के साथ अंशुल, गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे और उन तमाम एक्सपर्ट्स का भी जो इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने अपना स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक रणनीति बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और वक्त हो चला है जानने का कमोडिटी मार्केट का पूरा अपडेट क्या है। और तृप्ति रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं